बढ़िया। तो हम आगे थोड़ी चर्चा शुरू कर लेते। प्रकृति पर व्यवस्था में चर्चा को कल हम लोगों ने शुरू किया था। हम ये देखना चाहते हैं कि परिवार और समाज में जो व्यवस्था पूर्वक जीने की हम सोच रखते हैं, प्रकृति में वैसा जीने का प्रावधान है भी कि नहीं। अगर प्रकृति व्यवस्था के रूप में दिखाई देती है तो आदमी का उसमें व्यवस्थित जीना संभव। अगर प्रकृति व्यवस्था के रूप में नहीं हो तो आदमी को जीने में कठिनाई होगी। तो हम लौट के देखना चाहते हैं कि प्रकृति में व्यवस्था का स्वरूप क्या है और आदमी कैसे उसमें व्यवस्थित होकर जी सकता है। तो प्रकृति की तीन चीजों का हम अध्ययन करना चाहेंगे। एक तो उसकी धारणा, उसका धर्म या उसका यूनिकनेस क्या है। दूसरा उसका स्वभाव, उसका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तीसरा उसका अनुषंगीयता, कन्फॉर्मेंस या इनहेरिटेंस क्या है। उसको अभी हम एक एक करके देखेंगे। हम लोगों ने शुरू इस बात से किया था कि प्रकृति को चार अलग अलग अवस्थाओं में बांटा था। पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था या मानव। इन अवस्थाओं में क्या अंतर है और इनके साथ जीने जाए तो किस बात का ध्यान रख के जिए। तो प्रकृति में जो ये चार अवस्थाएं हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था, इनके साथ मानव कैसे व्यवस्थित होकर के जिए और इनकी व्यवस्था का स्वरूप क्या है, उसको समझने की दृष्टि से इन चारों अवस्थाओं की धारणा, स्वभाव और अनुषंगीयता का हम एक एक करके थोड़ा अध्ययन करेंगे। किसी भी अवस्था की धारणा का अध्ययन करके अगर उसका ध्यान रख के हम जीते हैं तो उस अवस्था की व्यवस्था को बनाए रखने में हम भागीदारी कर पाते। जैसे पदार्थ अवस्था का धर्म है, उसकी धारणा है अस्तित्व यानी बने रहना। वो जिस स्वरूप में रहता है अपने उसी स्वरूप में बना रहता है जब तक कि किसी दूसरी चीज में न बदल जाए। लोहा लोहे के रूप में बना रहता है जब तक कि उसमें जंग न लग जाए। सोना सोने के रूप में बना रहता है जब तक कि वो किसी और चीज में बदल न जाए। पत्थर पत्थर के रूप में बना रहता है जब तक कि वो किसी और चीज में बदल न जाए। तो पदार्थ अवस्था के साथ जीते हुए मुख्य बात ये ध्यान रखने की जरूरत है कि उसके बने रहने में हम सहयोग कर सकें, भागीदारी कर सकें, न कि समस्या पैदा करें। तो पानी पानी की तरह बने रहने में हम सहयोग कर सकें तो हम पानी की व्यवस्था में भागीदारी कर लें। पानी के प्रदूषित होने का मतलब यही है, हवा के प्रदूषित होने का मतलब यही है कि जैसा सामान्य रूप से वो बना रहता है हम वैसा बने रहने नहीं दे। धरती धरती के रूप में बना रहे तो हम उसकी व्यवस्था में भागीदारी करें। धरती को धरती के रूप में बने रहने नहीं दे करके उसको अव्यवस्थित करके उसमें तोड़फोड़ मचाने का काम शुरू कर दें तो हम अव्यवस्था में भागीदारी करें। तो हवा, पानी, मिट्टी, धातु, ये सब को उसके अपने स्वरूप में बने रहने देने के लिए, बचे रहने के लिए अगर हम भागीदारी कर रहे, उसमें डिस्टरबेंस पैदा करने का काम नहीं कर रहे बल्कि वो बना रहे, उसके लिए सहयोग करने का काम कर रहे हैं, तो हम उसकी व्यवस्था का ध्यान रखें। अगर उसको उसके स्वरूप में बने रहने नहीं दे रहे हैं, हम उसको दिनों दिन बिगाड़ने का काम कर रहे हैं हम, तो हम उसकी व्यवस्था में भागीदारी नहीं करके उसके लिए समस्या पैदा करते। ऐसे ही पेड़ पौधों के लिए देखिएगा तो एक आम का पौधा आम की तरह बना भी रहता है, समय के साथ वो धीरे धीरे पुष्ट होता है, ग्रो करता है, बड़ा होता है। तो प्राण अवस्था की किसी भी इकाई को देखेंगे, किसी भी पेड़ पौधे को देखिए, किसी भी लता को देखिए, किसी भी झाड़ी को देखिए, वो पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, अंत में मर जाता है। तो वृद्धि होना, ग्रोथ होना, पुष्टि होना वातावरण से अनुकूल रस रसायनों को ग्रहण करके प्रतिकूल रस रसायनों को बाहर करके पुष्ट होने की प्रवृत्ति हर पौधे में दिखाई। किसी भी पौधे को देखिएगा
तो वातावरण से, मिट्टी, हवा, पानी से जो उसको अनुकूल रस रसायन चाहिए, तत्व चाहिए, उसको वो ग्रहण करता है। और जो उसमें प्रतिकूल रस रसायन है उसको किसी न किसी माध्यम से बाहर निकालने का काम करता है। तो पेड़ पौधों के साथ हमारा जीना ठीक है, हम उनकी व्यवस्था में सहयोगी हैं अगर उसको हम बने रहने देते हैं, साथ ही उसको पुष्ट होने में सहयोग करने का काम करते हैं, उसको ग्रो करने में, उसको बड़ा होने में, उसकी वृद्धि में सहयोगी होने का काम करते हैं, तो हम पेड़ पौधे का ध्यान रखें। अगर उसको अपने स्वरूप में बने नहीं रहने देते, उसको पुष्ट होने में सहयोग करने के बदले, उसको बड़ा होने में सहयोग करने के बदले उसको शुष्क करने का काम करते हैं, उसका विनाश करने का काम करते हैं, तो हम प्राण अवस्था के लिए समस्या है, न कि सहयोगी। ऐसे ही जब जीवावस्था में आते हैं तो उसका शरीर गाय का है तो गाय के रूप में बना भी रहता है, पुष्ट भी होता है और उसमें जीने की आशा दिखाई देती है, मैं में जीने की आशा दिखाई देती है। तो किसी भी गाय, गधा, कुत्ता, किसी को भी देखिएगा, जिस तरफ उसको खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा, शरीर को बनाए और बचाए रखने की अनुकूलता मिलेगी, उस तरफ वो जाएगा। जहां उसको प्रतिकूलता मिलेगी वहां से वो दूर भागेगा। ये जो जीना चाहता है एक पशु पक्षी, कोई भी जो जीना चाहता है, उसको जीने की आशा के बने रहने में हम सहयोग कर रहे हैं, तो हम उसके लिए सहयोगी, पूरक है। अगर उसको जीने नहीं दे रहे हैं, हम उसके जीने के अधिकार को छीन लेने का काम कर रहे हैं, चाहे उसके खाने पीने का अभाव कर दें, चाहे उनके रहने की जगह का अभाव कर दें, चाहे उनको मार के खा लें, किसी भी विधि से अगर उनके जीने की आशा को छीनने का काम हम कर रहे हैं, तो हम उनके लिए समस्या हैं, न कि सहयोगी। इसी तरह से मानव के लिए देखिएगा तो अस्तित्व और पुष्टि शरीर में दिखाई देती है, निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा जो मैं में दिखाई देती है। तो हम अगर आपके साथ जी रहे हैं तो आपके निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा में सहयोग कर रहे हैं, तो आपके लिए पूरक है। आपके निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा को हम बाधित कर रहे हैं, समस्या पैदा कर रहे हैं, उसमें परेशानी पैदा कर रहे हैं, तो हम आपके लिए समस्या है। तो किसी भी अवस्था के साथ जीते हुए अगर उसके धर्म का, उसकी धारणा का, उसकी व्यवस्था का, उसके बने रहने का स्वरूप क्या है, उसको ध्यान में रख के हम उसके साथ जीते हैं, तो उसके लिए पूरक है। तो पदार्थ अवस्था के साथ हम जहां भी जी रहे हैं, हवा, पानी, मिट्टी, इवन घर के कुर्सी, टेबल, अलमीरा, पंखा, घर, ये सब के बने रहने में जितना सहयोग हम कर रहे हैं, उतना हम उसके लिए पूरक हैं। जितना उसके बने रहने में हम समस्या पैदा कर रहे हैं, उतना हम उसके लिए समस्या के कारण। पेड़ पौधे की कोई भी रचना है, उसके बने रहने और उसके पुष्ट होने में, उसके ग्रो करने में, उसके नर्चर करने में अगर हम खाद पानी देने का काम कर रहे हैं, तो हम सहयोगी। वो नहीं कर रहे हैं, जहर डालने का काम कर रहे हैं, तो हम उसके लिए समस्या है। पशु पक्षियों की जगह पर वो जो जीना चाहता है पशु या पक्षी, उसको जीने की आशा में सहयोग करने का काम हम कर रहे हैं। अनुकूल आहार विहार दे करके, उनके रहने की जगह दे करके, उनको अनुकूलता देने का काम कर रहे हैं, तो हम उनके लिए सहयोगी। अगर न्यूट्रल रहा जा सकता है क्या? न्यूट्रल कुछ मामलों में रहा जा सकता है कि अब हमारे कानपुर में जो गाय बंधी होगी, शायद आप उसके लिए न्यूट्रल हो सकते हैं। न्यूट्रल हो सकते हैं कि आप न उसको खाना दे रहे हैं, न उसको डंडा मार रहे हैं। अगर उस तरह से देखिएगा तो न्यूट्रल की पॉसिबिलिटी दिखती है। लेकिन आप जिस परिवेश में रह रहे हैं, वहां अगर देखिएगा तो किसी न किसी रूप में हमारी भागीदारी हो ही जाती है। घर में रखी हुई कुर्सी को या तो आप संभाल के रखते हैं, या बारिश में बाहर छोड़ देते हैं, तो खराब होता है, खराब होता है।
तो हमारी भागीदारी, जिसको हम न्यूट्रल भी कहते हैं ना, कई बार वो दूसरे को नेग्लेक्ट करने वाली भागीदारी हो जाती है। आप हमारे घर आए, हम कह सकते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन अगर आपको हम सम्मानपूर्वक ध्यान देने का काम नहीं कर रहे, आपको पानी भी नहीं पूछ रहे, तो वो एक तरह से न्यूट्रल नहीं होता है, वो एक तरह से नकारात्मक की तरफ ही चला जाता है। कि आप घर आए, हम पानी भी ना पूछें और नमस्ते भी ना करें, हम कह तो सकते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, बट वस्तुतः वो नकारात्मक की तरफ चला जाता है। तो मैं तो इस पक्ष में हूँ कि ध्यान रख करके थोड़ी सार्थक भागीदारी कर लीजिए। ऐसे ही देखिएगा ना, एक चीज इसमें और समझने की जरूरत है। ये परिवार की व्यवस्था के अनुकूल भी नहीं है कि कोई हमारे घर आए हमसे बात नहीं करे। जी जी, तो यहाँ व्यवस्था की बात हो रही है तो फिर तो उसको वही तो, अपने जिस परिवेश में हम रह रहे हैं ना, उनके लिए हम अगर सहयोगी नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं समस्या के कारण हो ही जाते हैं। क्योंकि दायित्व और कर्तव्य जो हमारा बनता है किसी भी संबंध में, हम अगर उसका जिम्मेदारी के साथ निर्वाह नहीं कर रहे हैं तो हम दूसरे का शोषण कर ही रहे हैं। जहाँ संबंध या संपर्क अभी हमारा नहीं है और एक दूसरे से बहुत दूर दूर बैठे हैं, वहाँ फिर भी कोई चल सकता है। लेकिन जहाँ हमारा एक दूसरे की परस्परता में होना है, वहाँ तो अपना दायित्व, अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी के साथ जीने की जगह पर ही ये दिखाई देता है कि भागीदारी करने से ही हमारी पूरकता होती है। नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसके लिए समस्या का कारण हो जाते हैं। तो पदार्थ अवस्था के साथ जीने का ढंग ये है कि उसको बने रहने में हम सहयोग करने का काम कर सकें। प्राण अवस्था के साथ जीने का ढंग ये है कि उसको बने रहने के साथ साथ उसको ग्रो करने में, उसको पुष्ट होने में, उसके संवर्धन में हम भागीदारी कर सकें। जीवावस्था के साथ जीने का ढंग यह है कि वो जो जीना चाहता है, अपने शरीर को बनाए और बचाए रखना चाहता है, उसमें हम सहयोगी की, पूरक की भूमिका निभा सकें। और किसी दूसरे मनुष्य के साथ जीते हुए ये ध्यान रखने की जरूरत है कि उसके निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा में हम सहयोगी हो सकें। निश्चित रूप से मानव के रूप में स्वयं को व्यवस्थित रखने का डिजाइन भी यही है कि अपने निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा को हम समझ से, ज्ञान से पूरा कर लें। आदमी से गलती ये होती है, हमसे गलती ये होती है कि इस निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा को कई बार हम सुविधा में, संवेदना में, धन में, पद में, कुछ अच्छा खा के, कुछ अच्छा पहन के, कुछ अच्छा खरीद के, कुछ दूसरों पर अधिकार जमा के, इन सब विधियों से पाने की कोशिश करते हैं। हमको ये समझना जरूरी है कि संवेदना से कितना भी सुखी होने का हम प्रयास कर लें, कुछ अच्छा देख के, कुछ अच्छा खा के, कुछ अच्छा पहन के, कुछ अच्छा ओढ़ के, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में आँख, कान, नाक, जीव, त्वचा, इनमें से किसी के माध्यम से हम कितना भी सुखी होने का प्रयास कर लें, शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में तो उसकी उपयोगिता हो सकती है, लेकिन सुखी होने के अर्थ में अगर उसका प्रयोग करने का काम हम शुरू करते हैं, शरीर स्वास्थ्य को भूल के, सामाजिक भागीदारी और जिम्मेदारी को भूल के, तो उससे अपना मन खराब होता है। मन बार बार उसी संवेदना में, उसी वासना में उलझा रहता है, और मन के उलझने का काम जितना शुरू हो गया किसी संवेदना में, किसी वासना में, वो एक मानसिक रोग है। रोग है। शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में भोजन का प्रयोग करें, यहाँ तक तो ठीक है। अगर स्वाद में ही दिन भर मन उलझा हुआ रहता है, मन का रोग है। मन का रोग है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कपड़े की जरूरत को पहचान करके बढ़िया कपड़ा पहने, इसमें प्रॉब्लम नहीं। दिन भर कपड़े में मन उलझा रहता है, रोग है। सुबह नहा धो के तैयार हो ले, अपने शरीर को स्वस्थ रख ले, यहाँ तक तो ठीक। दिन भर अपने रूप के प्रति कॉन्शियस बने हुए हैं हम,
और पूरे समय अपने और दूसरे के रूप पर ही हमारा ध्यान अटका रहता है, मन का रोग है कि कैसा हम दिख रहे हैं दिन भर और कैसा दूसरा दिख रहा है दिन भर। अगर सिर्फ इसी पर हमारा मन अटका रहता है तो मन का रोग है, ये पहचानना जरूरी है। तो किसी भी संवेदना को खींच करके अगर निरंतर सुख पाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सुख तो निरंतर चाहिए, किसी भी संवेदना को खींच करके लंबा करके निरंतर सुख पाने की कोशिश करेंगे तो पहली चीज ये होगी कि मन उसमें उलझ जाएगा, अटक जाएगा, रोगी हो जाएगा। दूसरी चीज ये होगी कि जिस इंद्रिय का, शरीर के जिस अंग का प्रयोग करके उसको खींच के सुखी होने का कोशिश करेंगे वो अंग धीरे धीरे खराब हो जाए। तो अगर भोजन से सुखी होने का कोशिश कर रहे हैं तो धीरे धीरे पेट खराब होने वाला है, आप खाने लायक नहीं बचेंगे, ये पक्का है। जिस इंद्रिय का भी आदमी खींच करके सुखी होने के लिए प्रयोग करना शुरू करता है वो इंद्रिय क्षीण होना शुरू हो जाता है, कमजोर होना शुरू हो जाता है। और तीसरी चीज ये दिखाई देती है कि लौट करके सुविधा का भी अभाव होने वाला है, दूसरा मनुष्य भी हमको विरोधी और समस्या के रूप में दिखने वाला है। संवेदना से जब हम खींचते हैं सुख पाने को तो ऐसे जाके फंस जाता है। तो आप देखेंगे अगर भोजन के स्वाद में आपकी आसक्ति हो गई हो, बहुत उसके साथ अपने सुख को जोड़ लिए हैं, थोड़ा भी स्वाद में ऊपर नीचे हो जाए, खाना बनाने वाले के ऊपर गुस्सा आना शुरू हो जाए। और ये गुस्सा उतना अधिक आएगा जितना ज्यादा आपका स्वाद में आसक्ति। जितना स्वाद में कम आसक्ति होगी गुस्सा उतना कम आएगा खाना अगर खराब बनाए। जितना स्वाद में आसक्ति ज्यादा होगी गुस्सा उतना अधिक आएगा खाना खराब बनने से। हमको ये समझना जरूरी है कि खाना खराब बनने में अगर गुस्सा आ रहा है उसका कारण सिर्फ खाना का खराब होना या अगला व्यक्ति नहीं है। खाना हमारे पसंद का नहीं मिल रहा है, हमको लगता है समस्या का कारण वो पसंद का खाना जो नहीं मिला है वो है। हमको लगता है समस्या का मूल कारण वो जो आदमी खाना ठीक से नहीं बना के दिया है वो है। हमको रुक के एक बार देखने की जरूरत है कि समस्या का मूल कारण ये है कि उस स्वाद भरे खाने में हमने जितना अधिक सुख मान रखा है वो मेरे लिए उतने दुख का कारण बन रहा है। तो आपको खाने के बाद अगर मीठा खाने की आदत हो गई हो तो नहीं मिलेगा तो दुखी होंगे। जिसको वो आदत नहीं लगी है उसको कोई दुख नहीं होता है खाने के बाद मीठा नहीं मिलने से। खाने में आपको मिर्च साथ में खाने की आदत हो गई हो, जिस दिन मिर्च नहीं मिलता है आप परेशान होते हैं। जिसको मिर्च की आदत नहीं लगी है उसको मिर्च नहीं मिलता है तो कोई तकलीफ नहीं होती। तो ये समझना जरूरी है कि संवेदनाओं के अभाव में या उसको ठीक नहीं मिलने से जो हम दुखी होते हैं उसका मूल कारण दूसरा व्यक्ति या बाहर की वस्तु नहीं है। उसका मूल कारण ये है कि उस संवेदना में उतनी ज्यादा आसक्ति हमने बना लिया है। जिस संवेदना में जितने ज्यादा आसक्त हैं हम, जिस संवेदना में जितने ज्यादा डूबे हुए हैं हम, बेसिकली उन्हीं संवेदनाओं का नहीं मिलना हमारे उतने ज्यादा दुख का कारण बनता है। अगर समस्या के कारण को बाहर ही पहचानने जाएंगे तो बाहर की वस्तु ठीक हो जाए, दूसरे लोग ठीक करना शुरू कर दें, बात वही अटकी रहेगी। अगर लौट करके एक बार ये देखना शुरू करेंगे कि संवेदनाओं में आसक्ति वस्तुतः मेरे दुख का कारण है, तो जितना जितना संवेदनाओं से आसक्ति को हम छोड़ पाएंगे उतना उतना दुखों से हम बाहर निकल सकते। ये छोड़ अपने हाथ में दिखाई देता है, संवेदनाओं से आसक्त होना या अनासक्त होना। बाहर की वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति कभी भी पूरी तरह से अपने हाथ में नहीं होती। हर रोज आपको आपके मनपसंद का खाना मिल जाए संभव नहीं,
लेकिन संवेदना में अगर भोजन में आसक्ति नहीं है आपकी, उसको आप सुखी होने के लिए प्रयोग करने के बदले शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में देखते हैं, तो फिर उसके स्वाद में एक दिन थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए तो वो आपके दुख का, आपकी परेशानी का, आपकी पीड़ा का कारण नहीं बनता है। ये बात हर संवेदना में लागू होती है, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, इन सभी संवेदनाओं में ये बात लागू होती है। शब्द सुन करके, कुछ अच्छा सुन करके, शब्द का मतलब है कुछ अच्छा सुन के हम सुखी होना चाहते हैं, बढ़िया म्यूजिक सुन करके सुखी होना चाहते हैं। रूप का मतलब है कुछ अच्छा देख करके, मूवी, ड्रामा, ये सब से सुखी होना चाहते हैं। स्पर्श का मतलब है कुछ छू करके सुखी होना चाहते हैं, किसी टच से सुखी होना चाहते हैं जिसमें सेक्स भी शामिल है। शब्द गंध का मतलब है कुछ अच्छा सूंघ करके सुखी होना चाहते हैं। रस का मतलब है कुछ अच्छा खा करके सुखी होना चाहते हैं। ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है ना, ये 5 में से किसी से भी शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में प्रयोग करेंगे तब तक तो ठीक है। उसको सुखी होने के अर्थ में अगर प्रयोग करना शुरू कर देंगे, मन उलझेगा, पहली समस्या। शरीर बीमार होने वाला है, दूसरी समस्या। वातावरण, बाहर की वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से शिकायत होने वाली है, हम अभावग्रस्त होने वाले हैं, ये तीसरी समस्या। ऐसे ही बाहर के व्यक्ति से कुछ अच्छा भाव पा करके हम सुखी होना चाहते हैं, दूसरों पर शासन करके हम सुखी होना चाहते हैं, दूसरों को अपने हिसाब से चला करके सुखी होना चाहते हैं, कोई पद मिल जाए इस आधार पर सुखी होना चाहते हैं। इसका कितना भी प्रयास करें, सफलता हाथ नहीं लगती, क्योंकि कोई भी दूसरे आदमी को पूरी तरह से अपने हिसाब से चला लेना इतना आसान काम नहीं। हम खुद जब दूसरे के हिसाब से पूरी तरह चलने को तैयार नहीं होते हैं, तो किस दूसरे को हम जबरदस्ती अपने हिसाब से चला लें। आप सुनना चाहते हैं हमको, तो हमको सुना सकते हैं। आप जिस समय सुनना ही नहीं चाहते हैं हमको, हम जबरदस्ती गला पकड़ के थोड़ी सुना सकते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि दूसरे पर शासन जब हम करने जाते हैं ना, हमको लगता है कि दूसरा मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, ये समस्या है। हम ये नहीं देख पाते हैं कि दूसरों को हम अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, ये समस्या है। जब हम आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और आप नहीं चलते हैं, कोई भी हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, भाई हो, बहन हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, और ये जितने नजदीकी संबंधी होते हैं हमारे, हम उनको उतना ज्यादा चलाना चाहते हैं आज के दिन अपने हिसाब से। जितने दूर के लोग कुछ कर रहे हो, हमको उतना फर्क नहीं पड़ता। जितने अपने नजदीकी लोग होते हैं, जितने अपने करीब के लोग होते हैं, हम सबको उतना अपने हिसाब से चलाने का कोशिश करते हैं। और जब नहीं चल पाता है अगला हमारे हिसाब से ना, हमको लगता है हमारे दुख का कारण ये है कि ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा। हम ये नहीं देख पाते हैं कि दुख का मूल कारण ये है कि हम दूसरों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, जो कभी संभव नहीं। अपनी उस मानसिकता को देखेंगे, अपनी उस दूसरे को चलाने की प्रवृत्ति को दोष के रूप में देखेंगे ना, तो ठीक करने का कुछ काम अपने में कर सकते हैं। अगर हमको लगता है कि समस्या का कारण सिर्फ इतना ही है कि आप मेरे हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो हम रोज नए नए उपाय ढूंढते हैं आपको अपने हिसाब से चलाने का। और जब नहीं चलते हैं तो गुड़ते रहते हैं, अपना खून जलाते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। हमको एक बार ये दिखना शुरू हो जाए कि दूसरे को अपने हिसाब से चलाने की प्रवृत्ति या मानसिकता ही रोग है, वो समस्या है, तो अब हम अपने को ठीक करने का काम कर सकते हैं कि दूसरे को अपने हिसाब से चलाने की मानसिकता को छोड़ने के लिए काम कर सकें। इसी तरह से दूसरे से भाव पा करके सुखी होने का कोशिश करेंगे ना, तो 1000 आदमी आपका सम्मान करे, स्नेह करे, विश्वास करे, उसकी कोई तृप्ति नहीं मिलती।
दो आदमी अपमान करने वाला हो जाए, दो आदमी विरोध करने वाला हो जाए, दो आदमी शंका करने वाला हो जाए, पूरा ध्यान वही अटका रहता है, मन का एक बड़ा हिस्सा वही खाए रहता है। आप देखिएगा कभी रुक के, अपने पूरे दिन भर के जीने में ना, जितना हम अपने मित्र और सगे संबंधियों के बारे में नहीं सोचते हैं ना, उससे ज्यादा कहीं हम अपने विरोधी और दुश्मनों के बारे में सोचा करते हैं, अगर बना रखे हैं तो ये पहचानना जरूरी है कि दूसरे से भाव पा करके सुखी होने की मानसिकता, दूसरों के ऊपर शासन करने की मानसिकता, दूसरों को अपने हिसाब से चलाने की मानसिकता, इससे कितना भी सुखी होने का प्रयास कर लें, सुख हाथ नहीं लगेगा, ये पक्का है। तो सुखी होने के लिए कहीं न कहीं जो सत्य प्रकाश भारत जी कह रहे थे कि मानव के रूप में व्यवस्था को समझना, परिवार के रूप में व्यवस्था को समझना, समाज के रूप में व्यवस्था को समझना, इस पूरी प्रकृति अस्तित्व की व्यवस्था को समझना और उसके अनुरूप जीना ही एकमात्र रास्ता है। बाकी किसी भी रास्ते से कितना भी प्रयास कर लें, निष्कर्ष कुछ भी हाथ नहीं लगता। एक बात इस संदर्भ में और कहनी थी हमको कि ये जो देखेंगे ना, तो जीवावस्था और ज्ञानावस्था, ये दोनों जगहों पर शरीर और मैं को अलग अलग लिखा हुआ है, क्योंकि जीवावस्था और ज्ञानावस्था दोनों ही शरीर और मैं या जीवन, इन दोनों के अस्तित्व के रूप में, जबकि ऊपर पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था में देखेंगे तो जीवन या मैं का होना नहीं है, जीवावस्था और ज्ञानावस्था में ही इस जीवन या मैं का होना है। इसकी पहचान क्या दिखती है मैं के होने की, उसको अगर आपको ध्यान हो तो मानव में व्यवस्था में हमने शरीर में पहचानने और निर्वाह करने की क्रिया देखी थी, जबकि मैं में आकर के कम से कम मानने की क्रिया देखी थी, या आगे चल के देखेंगे तो जानने की भी क्रिया दिखाई देती है। तो मानने और जानने की क्रिया का होना मैं की पहचान है, पहचानने और निर्वाह करने की क्रिया भर का होना ये पदार्थ और प्राण की पहचान है। तो मानने की क्रिया की पहचान देखेंगे कि कहाँ दिखता है, तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि एक कुत्ते को आप 15 दिन खाना दीजिए, वो आपके साथ अपना आचरण बदल देगा। आप उसको लात मारेंगे तो पूंछ हिलाएगा, अब आप बाहर निकलेंगे तो पूरे समय आपके साथ घूमेगा। दूसरा कोई व्यक्ति आपके घर के बगल से गुजर जाए, भूखना शुरू कर देगा। तो वो कुत्ता 15 दिन खाना पाने से आपके साथ अपना व्यवहार बदल लेता है, दूसरे के साथ व्यवहार बदल लेता है, वो अंतर करना शुरू कर देता है, मानना उसका बदल गया। पहले वो आपको कुछ और मानता था, अब आपको कुछ और मानने लगा। ये मानने में जो अंतर दिखाई देता है वो मैं के होने की, जीवन के होने की पहचान है कि मानने में बदलाव दिखाई देता है। और जिनके जिनके उस मानने में बदलाव दिखाई देता है ना, आप उसी को धीरे धीरे ट्रेन कर सकते हैं। जैसे सर्कस में देखिए, शेर को ट्रेन करके रखे रहते हैं, हाथी को ट्रेन करके रखे रहते हैं, कुत्ते को ट्रेन करके रखे रहते हैं, ये सब का बहुत सारा दिखाते रहते हैं ना ट्रेनिंग। ये इसलिए दिखा रहे हैं कि उनमें मानने की क्रिया है। पेड़ पौधों में वो ट्रेनिंग संभव नहीं है, पेड़ पौधों में वो ट्रेनिंग संभव नहीं है। कितना भी कोशिश कर लें, पेड़ पौधे को ट्रेन नहीं किया जा सकता है कि आप उसको 15 दिन पानी देंगे तो आपके साथ बड़ा छुप के व्यवहार करेगा, पूंछ हिलाएगा और दूसरे के साथ नहीं हिलाएगा। ये पेड़ पौधों में नहीं दिखाई देगा, ये ईंट पत्थर मिट्टी में भी नहीं दिखाई देगा। तो जहां जहां भी मैं का नहीं होना है, जहां जहां भी मैं नहीं है, जहां जहां भी जीवन नहीं है, वहां वहां मानने की क्रिया नहीं दिखेगी। वहां वहां ट्रेनिंग करने का काम, उसके आचरण को बदलने का काम, उसको इंस्ट्रक्शन देने का काम ये नहीं किया जा सकता है। पहचानना, निर्वाह करना यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। तो सूरज के साथ धरती अपने संबंध को पहचानती है और निर्वाह करती है।
तो गर्मी के मौसम में गर्मी हो जाता है, ठंडी के मौसम में ठंडी हो जाता है। इसका मतलब सूरज और धरती एक दूसरे के साथ संबंध को पहचान रहे हैं और निर्वाह कर रहे हैं। इसी तरह से ठंड के मौसम में गेहूं अंकुरित हो जाता है, गर्मी के मौसम में दूसरी चीजें अंकुरित होती हैं। इसका मतलब ये पहचानने निर्वाह करने का काम यहाँ पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था में चलता रहता है। और जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था के जो शरीर है, बॉडी है जी, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था के शरीर में भी पहचानने निर्वाह करने की क्रिया चलती रहती है। एक मिनट दीजिए, हमको सारे प्रश्नों का पता है, हमको 2 मिनट दीजिए, बात को पूरा कर दें। लेकिन मय में देखिएगा ना, तो यहाँ जीवावस्था में मानने की क्रिया दिखाई देगी। मनुष्य के मय में भी देखिएगा तो मानने की क्रिया दिखाई देगी, साथ ही साथ जानने की भी जिज्ञासा दिखाई देगी। जीवावस्था के मय में और मानव के मय में ये अंतर दिखाई देता है कि मानव में जानने की जिज्ञासा बहुत प्रबल है, जबकि जीवावस्था का जो ज्यादातर मानना है वो शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता में। तो आप कुत्ते को, गाय को, गधे को उसके शरीर का ध्यान रखने का काम शुरू करेंगे तो आपके साथ एक तरह से व्यवहार करेंगे। उसके शरीर को तंग करने का काम करेंगे तो आपके साथ दूसरी तरह से व्यवहार करेंगे। लेकिन आदमी में आके देखते हैं ना, तो सिर्फ शरीर ही मुद्दा नहीं रह जाता है, उसके लिए जानने की क्रिया और संबंध में भाव का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आदमी को अगर कहीं ज्ञान की अनुकूलता मिले, समझने की अनुकूलता मिले, सुविधा में थोड़ा कष्ट भी हो रहा हो, तो भी आदमी वहां जाता है, वहां रहता है, उसके लिए काम करता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात बोली थी कि अभी 2 मिनट कुछ मत कहिए हमको, 2 मिनट हमको बात पूरा करने दीजिए। क्या है, वो फ्लो टूटेगा ना, तो जो उसका बैठना है वो नहीं बैठ पाएगा। तो ये दिखना जरूरी है कि मानने की क्रिया जीवावस्था में भी दिखाई देती है, मानव में ज्ञानावस्था में भी दिखाई देती है। लेकिन मानव के मय में मानने के साथ साथ जानने की जिज्ञासा भी प्रधानता से, प्रबलता से दिखाई देती है। तो आदमी क्लासरूम में इस तरह से बैठ करके समझने का काम कर सकता है, गाय, गधे, कुत्ते, घोड़े इस काम को नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए न जानने की बहुत जिज्ञासा है, न जानने की बहुत जरूरत है। उनका मुख्य काम तो अपने शरीर को बनाए बचाए रखने के अर्थ में ही है, जबकि मानव का मुख्य काम सिर्फ शरीर को बना और बचा लेना नहीं है, बल्कि अपने में ज्ञान को, समझ को सुनिश्चित करना तथा दूसरे मनुष्यों के साथ संबंध में भावपूर्वक जीना है। तो मानव के लिए मूल काम अपने में ज्ञान को सुनिश्चित करने का और संबंध में दूसरे मनुष्यों के साथ विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भाव के साथ जीने का। उसके साथ फिर सुविधा की आवश्यकता को पहचान करके शरीर को स्वस्थ रखने का काम तो हम कर ही लेते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने का काम तो जीवावस्था भी कर ही ले रहा है, पशु पक्षी भी कर ही ले रहे हैं। अगर हम भी उतने में अटके हुए हैं तो हमारा जीना भी कोई पशुओं से बेहतर नहीं हो पाता है, बल्कि कई मामलों में पशुओं से खराब हो जाता है, क्योंकि पशुओं का जीना शरीर सापेक्ष होने से उनका सब नियंत्रित रहता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन सब पशुओं का नियंत्रित है। वो शरीर के हिसाब से समय से सो लेते हैं, समय से जग लेते हैं, जो खाना होता है वही खाते हैं, जो नहीं खाना होता है वो नहीं खाते हैं, बीमार हो जाते हैं, खाना छोड़ देते हैं। जो उनका प्राकृतिक समय है सेक्स का, बच्चे को पैदा करने का, उसी समय वो उसमें इंगेज दिखाई देते हैं। आदमी के साथ समस्या ये होती है कि समझ के अभाव में वो शरीर से नियंत्रित नहीं रहता है, तो आदमी ऐसी चीजों को भी खाता है आहार के रूप में जो उसके लिए ठीक नहीं। उतनी देर तक जगता है, उतने बजे सोता है जो उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। और सेक्स की जगह पर भी उससे सुखी होने की मानसिकता के तहत कोई नियंत्रण प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती।
तो आदमी अगर पशुओं के जैसा जीना शुरू करता है ना, तो हालत पशुओं से ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि पशु तो संवेदना से, शरीर से नियंत्रित हैं। आदमी उससे नियंत्रित नहीं रह के उसको निरंतर सुख के अर्थ में प्रयोग करना शुरू कर देता है, खींचना शुरू कर देता है। क्योंकि सुख निरंतर चाहिए, तो हम उस संवेदना को खींच करके, लंबा करके प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, अधिक से अधिक समय तक पाने की कोशिश करना चाहते हैं। उस प्रक्रिया में स्वास्थ्य ही खराब हो जाता है। तो पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था में मानने की क्रिया नहीं दिखाई देती है, ट्रेनिंग की क्रिया नहीं दिखाई देती है, उसके आचरण को बदलने का काम नहीं किया जा सकता है। उससे पता चलता है कि वहां मैं का होना नहीं। जीवावस्था और ज्ञानावस्था में वो दोनों काम दिखाई देता है। जहां जहां वो दिखाई देता है वहां वहां ये पहचाना जा सकता है कि मैं का होना है, जीवन का होना है। और जीवन जो है भी जीवावस्था और ज्ञानावस्था में, तो जीवावस्था के जीवन के लिए मुख्य मुद्दा शरीर को चला लेना है, शरीर को बचा लेना है। जबकि ज्ञानावस्था के लिए जीवन का मुख्य मुद्दा ज्ञान है, दूसरों के साथ भावपूर्वक जीना है। तो एक शेर को शिकार मिल जाता है ना, फिर वो मारने नहीं जाता किसी को, आराम से सोता है। एक गाय को पेट भर के खाना मिल जाता है ना, फिर वो दूसरों का छीनने नहीं जाता है, बैठ के आराम से जुगाली करती। आदमी को पेट भर जाए, उसके बाद सारा दिमाग चलना शुरू होता है। पेट भरे जाता तो ये समझना जरूरी है कि आदमी के लिए मूल मुद्दा ज्ञान का है, समझ का है, संबंध में विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भाव का है। उसके बिना आदमी की तृप्ति नहीं। ये जो बात आप कह रहे हैं ना, सेंसिटिव पौधों का क्या है? सेंसिटिव पौधों में भी ऐसा नहीं होता है कि आप छुएंगे तो एक तरह से रिस्पॉन्ड करेगा और मैं छूऊंगा तो दूसरे तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। उसका रिस्पॉन्स बहुत निश्चित है। आप छुए तब भी वही होगा, मैं छूऊं तब भी वही होगा। वो एक टच स्क्रीन के मोबाइल से कुछ ज्यादा बेहतर नहीं। मुख्य अंतर जो मैं के होने का दिखाई देता है, वो ये दिखाई देता है कि वही कुत्ता एक आदमी के साथ अलग व्यवहार करता है, दूसरे आदमी के साथ अलग करता है, तीसरे के साथ अलग करता है। वही कुत्ता 15 दिन पहले आपके साथ अलग व्यवहार करता था, 15 दिन बाद आपके साथ अलग व्यवहार करता है। हमारे घर में बना हुआ कुत्ता, घर में 8 लोग हो ना, जो उसको सुबह शाम खाना दे रहा हो, उसके साथ अलग व्यवहार करता है, बाकी 7 लोगों के साथ अलग व्यवहार करता है। मेरे घर में बना हुआ कुत्ता है, उसमें रोज दिखता वो बात कि ये अंतर दिखता है कि जो उसको सुबह शाम खाना दे रहा है ना, उसका बात भी उतना ज्यादा सुनता है, जो नहीं दे रहा हो उसका नहीं सुनता। तो ये जो अंतर दिख रहा है ना, ये अंतर पेड़ पौधों में नहीं दिखता है कि आप रोज सुबह शाम पानी दे रहे हैं तो आपके साथ एक तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, और मैं नहीं दे रहा हूँ तो मेरे साथ दूसरी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, आपको फल देगा और हमको नहीं देगा। ऐसा नहीं होता। तो ये अंतर दिखाई देता है। और जिसको आप सेंसिटिविटी कह रहे हैं, वो बेसिकली उसको छूने के आधार पर पहचानने और निर्वाह करने की वैसी ही क्रिया है जैसा एक पौधा जमीन से अपने लिए अनुकूल रस रसायन को लेने का काम कर लेता है। तो जो उसको पानी चाहिए ले लेता है, हवा से जो चाहिए ले लेता है, मिट्टी से जो चाहिए वो ले लेता है। वही चीज सेंसिटिविटी में भी दिखाई देती है। जी अब बताइए। उसमें ना मेरे सेंसिटिव का मतलब मेरा ये भी था कि हमने एक कहानी पढ़ी थी कि वायलिन वाली लड़की वायलिन बजाती थी अपने पौधे के पास, तो जब वो उसके पास पहुंचती थी तब वो अलग तरीके से नहीं करता था, जब वो नहीं होती तो अलग तरीके से मुर्दाया वाला कोई और। तो उस वायलिन को, उसमें आप देखेंगे कि अगर वो घटना है ना, तो वायलिन से उठने वाली तरंग से उस पौधे का संबंध हो सकता है जो पहचानने निर्वाह करने की क्रिया है। वही वायलिन उसी तरह से वो लड़की बजाए कि कोई दूसरा बजाए, पौधे का रिस्पॉन्स एक जैसा होगा। तो पौधा उस लड़की को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, पौधा उस वायलिन के कंपन को रिस्पॉन्ड कर रहा है। और ये तो संभव है कि एक खास प्रकार के कंपन में, एक खास प्रकार के वाइब्रेशन में
पौधों का ग्रोथ हो, दूसरे में नहीं हो, ये पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। और जिसको आप कह रहे हैं मुरझाया हुआ होना और खिल जाना, देखना चाहिए कि वास्तव में कितना वो अंतर होता है। और ये देखना चाहिए कि वो कंपन वायलिन से उठने वाली तरंगों का प्रभाव है या वो आदमी के खड़े होने का प्रभाव है। कि जब वो लड़की वायलिन नहीं बजा रही है तब भी क्या वो पौधा वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है? जैसे जब आप कुत्ते को खाना नहीं भी दे रहे होते हैं ना, तब भी वो आपके बगल में पूंछ हिलाना शुरू कर देता है। जैसे छुई हुई का पेड़ होता है ना जी, वो भी तो थोड़ा टच करते हैं। सेंसिटिव पौधा है, पहचानने निर्वाह करने की क्रिया है। आप छुइए तब भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा, मैं छूऊं तब भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा। भेदभाव नहीं दिखाई देगा, भेदभाव मतलब अंतर नहीं दिखाई देगा। सर एक सेकंड, आपकी बात पूरी होगी? हाँ सर, जो पेड़ पौधे हैं सर उनमें भी जान होती है, ये बात सही है? जान का क्या मतलब? सर यहाँ जान का मतलब ये वो भी ग्रो कर रहे हैं। हाँ, ये तो है ना सर, ये बात ये माने है। सर। अभी अगर हमको पानी देंगे खाद देंगे, जब भी तो वो मतलब ग्रो होंगे, ग्रो बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। अगर हम ये चीज नहीं कर रहे, आप बता रहे हैं वो अपने आप तो नहीं बढ़ेगा ना, नहीं करेगा उसके अनुकूल अगर हम ये चीजें देते हैं तो इंक्रीज होगा। जी। इसलिए तो लिखा कि प्राण अवस्था के साथ अगर जीने जा रहे हैं तो उसके बने रहने का और उसके पुष्ट होने के लिए जो अनुकूलता है, तो ये बात सही है कि प्रकृति में स्वाभाविक रूप से होता है, लेकिन फर्क क्या पड़ता है उसको अगर देखेंगे ना, तो मानव के योगदान से प्रकृति में स्वाभाविक रूप से उसको खाद पानी मिलता है, उससे उसका कुछ ग्रोथ होता है। लेकिन मानव जब उसमें भागीदारी करता है तो वो खाद पानी को ज्यादा अच्छे तरीके से उपलब्ध करा सकता है और उसका ग्रोथ जितना प्राकृतिक रूप से होता है उससे ज्यादा बेहतर हो सकता है। सर और इसमें अगर हम पेड़ पौधे काटते हैं तो उनको दिक्कत लगती है? जी, पेड़ पौधे काटते हैं तो उनको भी तो दिक्कत होती है? वही दिक्कत होने का मतलब जैसा जीवावस्था में जीने की आशा है और सुखी दुखी होने का काम होता है, या जैसा मानव में सुखी दुखी होने का काम होता है, वैसा पेड़ पौधों में सुखी दुखी होने का काम नहीं होता है। दोनों में फिर खाद डालने की जरूरत एक तरफ से देखिए, कई क्वेश्चंस एक साथ करेंगे तो किसी को भी उत्तर नहीं मिलेगा। किसी एक को पहले पूरा कर लेंगे फिर दूसरे पर आएंगे, वही संबंध में न्याय भी है। हमको हमारा प्रश्न महत्वपूर्ण लगता है, आपका प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं लगता, ये स्नेह का भाव नहीं है। स्नेह के भाव का मतलब यही होता है कि अगर हमारा प्रश्न महत्वपूर्ण है तो आपका भी महत्वपूर्ण है। अगर आपको सुनने का काम हम नहीं कर पा रहे हैं तो आपके प्रति स्नेह भाषा है, भाव नहीं है। सर ये क्वेश्चन था, जो पेड़ पौधे हैं अगर उनको काटते हैं तो क्या उनको भी दिक्कत उनको होती है? वही दिक्कत होने का क्या मतलब? अगर आप कहेंगे कि ये पेड़ पौधे को काट के ठीक कर रहे हैं क्या, तो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि क्या उसमें सुखी दुखी होने की क्रिया होती है, तो मैं का होना वहां नहीं है, इसलिए सुखी दुखी होने की क्रिया वहां नहीं हो सकती। लेकिन सर जैसे इनके आगे लिखा है प्राण अवस्था, इनमें भी प्राण है। बिल्कुल, प्राण तो है सर। प्राण का मतलब ही है कि उसमें जो श्वसन प्रश्वसन की क्रिया हो रही है, जो उसका पुष्ट होने का काम हो रहा है, वो बिल्कुल होता है। तो अगर आप पौधे को काट देंगे तो उसका श्वसन प्रश्वसन में बाधा हो जाएगा, उसका पुष्ट होने में बाधा हो जाएगा। वो प्राण अवस्था के लिए समस्या है, क्योंकि उसके पुष्टि धर्म को हम बाधित कर रहे हैं। उसको काट करके, उसको नुकसान पहुंचा करके, उसका जो पुष्टि का धर्म है, उसका जो ग्रो करने का धर्म है, उसमें जो श्वसन प्रश्वसन की क्रिया होती रहती है, उस क्रिया को हम बाधित कर रहे हैं। जी सॉरी, जैसे आपने बताया कि पेड़ पौधों में हमारे सहयोग की जरूरत होती है उसको पुष्ट करने के लिए। हम ये कह रहे हैं कि हम सहयोग देते हैं तो ज्यादा बेहतर हो पाता है। ठीक है, तो क्या फिर जैसे वन है तो इसमें हम लोगों को सहयोग देने की जरूरत है? निश्चित रूप से, अगर प्रयोग उसको करना चाहते हैं, आप वन से लकड़ियों को लाना चाहते हैं, पानी का यूज करना चाहते हैं, निश्चित रूप से उस वन को सहयोग देंगे तो ज्यादा बेहतर रिटर्न देगा आपको। रिटर्न तो ऐसे भी देगा वन, लेकिन आप अगर उसका ध्यान रखने का काम कर रहे हैं ना, तो ज्यादा बेहतर रिटर्न दे सकता है। ठीक उसी तरह से जैसे किसी खेत में आप कुछ नहीं करें तब भी आपको कुछ तो फसल मिलेगी उससे।
लेकिन आप ध्यान दे करके उसमें खेती करने का काम करते हैं या बाग लगाने का काम करते हैं तो कई गुना ज्यादा फसल मिलता। फसल ऐसे नहीं मिलेगी खेत से, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। आम का पौधा हमारे खेत में ऐसे भी हो जाता है, पपीता ऐसे भी हो जाता है, केला ऐसे भी हो जाता है, लेकिन स्वाभाविक रूप से जो प्राकृतिक रूप से हो रहा है वो, और जब हम ध्यान दे करके करते हैं तब दोनों में अंतर तो दिखाई देता है। एक सेकंड आता हूँ, दीदी कुछ कह रही थी। मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, जब आपने बताया सुखी होने के लिए जब हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध में उलझते हैं तो इनमें अटकना नहीं है, नहीं तो हम मनोरोगी हैं। फिर आपने बताया कि दूसरों पे शासन करके जो हम सुखी होना चाहते हैं तो ये भी सुख का सही आधार नहीं है। रूप बल धन पद के आधार पर अगर हम ऐसे करने की कोशिश करते हैं तो ये लेकिन जो मुझे ये वाली बात थोड़ी सी कम समझ में आई कि दूसरों से जब भाव पा करके हम सुखी होने की इच्छा करना भी सही नहीं है। दूसरों से भाव पाकर के सुखी होने के प्रयास में होता यह है कि 1000 आदमी में से 999 आदमी आपको ठीक भाव दे रहा हो, ठीक, एक आदमी भी नहीं दे रहा हो तो ध्यान वहाँ अटका रहता है, वो विरोधी लगता है। तो बाहर से अगर सुख पाने का कोशिश करने का काम कर रहे हैं ना, दूसरों से भाव पाके, 800 करोड़ लोग जब तक आपको ठीक भाव देने का काम नहीं करेंगे तब तक आपके सुखी होने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि हम अपना रिमोट कंट्रोल बाहर दे रहे हैं। और दुर्भाग्य यह है कि वो 800 करोड़ लोग भी दूसरों से भाव पाने का प्रयास कर रहे हैं, न कि अपने में भाव सुनिश्चित करके दूसरे को देने का काम कर रहे हैं। तो उस डिजाइन में अगर फंस गए तो हम 800 करोड़ लोगों के साथ एक कटोरा लेके खड़े हो गए हैं कुछ मांगने के लिए, जहां सबका कटोरा खाली है या ज्यादातर का कटोरा खाली है या ज्यादातर दे पाने की स्थिति में नहीं, तो हम एक ऐसे लूप में फंस जाते हैं जिसका कभी पूरा ही नहीं होना है, पूरा ही नहीं। जी बताइए। पेट को जो क्या पीड़ा लगती है, वही पीड़ा हाँ पीड़ा लगती है कि मतलब अगर आप पूछ रहे हैं कि सुखी दुखी होने का काम होता है तो नहीं होता है, क्योंकि मैं का होना वहां नहीं है, इसलिए सुख दुख नहीं है वो, अच्छा लगना बुरा लगना नहीं है वो। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि पेड़ को काटना ठीक है क्या, तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ग्रोथ उसका धर्म है, पुष्टि उसका धर्म है, उसका साइकिल पूरा हो जाए फिर उसको प्रयोग करने में समस्या नहीं है, क्योंकि फिर वो लौट के पदार्थ अवस्था बन जाता है। तो एक बार गेहूं की फसल पूरी हो गई ना, फिर उसके बाद आप कुछ नहीं भी करेंगे उसका प्रयोग तो भी वो पूरा सड़ गल के पदार्थ अवस्था में ही बदलने वाला है। हम प्रयोग कर लेते हैं तो हमारी पुष्टि के काम आ जाता है। तो थोड़ा इस स्वभाव पर बात कर लेता हूं मैं कि इन अवस्थाओं का ध्यान रखने के लिए क्या करना है का उत्तर है उसकी धारणा को समझना। इन अवस्थाओं का उपयोग सदुपयोग हम अपनी जिंदगी में कैसे कर सकते हैं, उस दृष्टि से स्वभाव को पहचानना जरूरी है। एक बार हमको दिखाई देता है कि पदार्थ अवस्था का स्वभाव है संगठन विघटन का, जुड़ने का और टूटने का। स्वाभाविक रूप से पदार्थ अवस्था का स्वभाव है दो चीजें जुड़ के कोई तीसरी चीज बन जाती है, फिर वो टूट करके कुछ और बन जाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बन गया, ईंट पत्थर सीमेंट सब मिला के हमने घर बना लिया। अभी ये टूटेगा तो वापस धीरे धीरे मिट्टी पानी हवा सब में मिलकर समाप्त हो जाए। तो ये दिखता है कि संगठन विघटन स्वाभाविक रूप से होता ही है, वहां होता ही। जुड़ना और टूट करके बदलना ये पदार्थ अवस्था में स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक रूप से होता ही रहता है। अगर इसको हम देख पाते हैं तो दो निष्कर्ष निकलता है। एक ये कि हमको जिन चीजों की जरूरत है उसको बनाने का काम हम करें, बनाने का काम करें। जिन चीजों की जरूरत नहीं है उसको विघटित करके अपने लिए दूसरी जरूरी और उपयोगी चीजों में बदलने का काम हम कर सकते। तो घर की अगर हमको जरूरत है तो अलग अलग चीजों को जोड़ करके घर बनाने का काम कर सकते। घर जब वापस प्रयोग करने लायक नहीं रह गया, गाड़ी जब वापस प्रयोग करने लायक नहीं रह गई, उसको विघटित करके दूसरी उपयोगी चीजों में बदलने का काम कर सकते हैं।
पहली मुख्य बात तो ये समझ में आती है उसके स्वभाव को समझ करके कि हम इसका प्रयोग अपनी जिंदगी में कैसे करें। दूसरा ये भी समझ में आता है कि चूंकि पदार्थ अवस्था का संगठन और विघटन स्वभाव ही है, इसलिए अच्छा से अच्छा घर बना भी दिए हैं, एक दिन वो टूटेगा। अच्छी से अच्छी गाड़ी भी खरीद लिए हैं, एक दिन वो टूटेगी। अच्छा से अच्छा कपड़ा भी खरीद लिए हैं, एक दिन वो वापस पदार्थ अवस्था में संगठन विघटन के क्रम में घूम के कुछ और बन जाएगा। ये बात जितनी जितनी हमको समझ में आती है ना, उतना उतना सुविधाओं के प्रति जो हमारा बहुत मोह हो जाता है, जो हमारा बहुत राग हो जाता है, जो हमारा बहुत अटैचमेंट हो जाता है, वो टूटता है, वो टूटता है। चाणक्य का एक पुराना कथन है कि धन की तीन ही, धन यानी सुविधा की तीन ही गति है। या तो आप उसको दान कर सकते हैं, जिसका मतलब है दूसरे उसका उपयोग सदुपयोग कर लें, या आप स्वयं उसका प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। अगर दूसरों को भी प्रयोग करने के लिए सुविधा आप नहीं दे रहे, स्वयं भी उसका प्रयोग नहीं कर रहे, तीसरी गति उसकी अपने आप हो जाती है नाश। तो बढ़िया से बढ़िया घर बनाइए, या तो आप रह लीजिए या दूसरों को रहने दे दीजिए। ये दोनों नहीं करेंगे तो एक दिन वो मिट्टी में मिला हुआ मिलेगा, ये पक्का। आपने अच्छी से अच्छी गाड़ी खरीदी है कि या तो दूसरे उस पे चढ़ लें या आप उस पे चढ़ लीजिए, नहीं तो एक दिन वो मिट्टी में मिला हुआ मिलेगा, इसकी गारंटी। तो इसका जो विभव काल है, इसका जो बने रहने का काल है, उस काल के दौरान उसका उपयोग सदुपयोग कर लेने की जरूरत होती है। उसके पहले भी वो वस्तु नहीं थी, उसके बाद भी वो बदल के दूसरी चीज में बदलने ही वाली है, इसलिए उसको लगातार बनाए और बचाए रखने का जिद नहीं कर सकते। अनुकूलता तो दे सकते हैं कि घर बना रहे, उसके लिए जो झाड़ू पोछा लगाना है लगाएं, समय पर रंग पेंट करना है वो करें, टूट रहा है कहीं उसका रिपेयर कर दें ताकि वो धीरे धीरे टूट के बिगड़ ना जाए। ये प्रक्रिया तो करने की जरूरत है ताकि वो बना रह सके और हम उसका उपयोग कर सकें। लेकिन ये भी साथ में समझना जरूरी है कि कितना भी ठीक से आप अपने कपड़े का ध्यान रखें, कितना भी ठीक से आप कुर्सी का ध्यान रखें, कितना भी ठीक से आप गाड़ी का ध्यान रखें, कितना भी ठीक से आप अपने घर के किसी सुविधा का ध्यान रखें, वो एक दिन वापस उसी प्रक्रिया में जाने ही वाला है। अपने शरीर का ध्यान रखें। जी, उस पर अभी आऊंगा। वो वाक्य में रुक गया क्योंकि पेड़ पौधों पर बात नहीं कर रहा था। पदार्थ अवस्था के लिए समझ में आया कि कोई भी सुविधा संगठन विघटन पूर्वक हम उसका प्रयोग कर लेते हैं। विभव काल में जितनी देर तक वो बना रहे, रचना विघटित ना हो, उतनी देर तक ही तो प्रयोग कर सकते हैं। लैपटॉप जब तक लैपटॉप के रूप में बना हुआ है तभी तक तो प्रयोग कर सकते हैं। अब वो नहीं रह गया उस लाइफ, तो क्या करेंगे? उसके सारे पार्ट पुर्जे को खोल के जो जहाँ काम आ सकता है वहाँ प्रयोग कर, अलग अलग विघटित करके जो जहाँ काम आ सकता है वहाँ काम ले। और तीसरी बात कि बने रहने के दौरान भी ये समझना जरूरी है कि एक दिन उसका वियोग होना ही है, एक दिन उससे वियोग होना ही है। तो अच्छा से अच्छा कपड़ा, अच्छी से अच्छी गाड़ी, अच्छे से अच्छा घर, अच्छे से अच्छा लैपटॉप, अच्छे से अच्छा मोबाइल, एक दिन विघटित होना ही है, एक दिन उसका वियोग होना ही है। इसलिए उसके साथ आसक्ति, उसके साथ चिपकाव, उसके साथ ये जुड़ाव कि वो रहे ही हमारे साथ हमेशा, ये मानसिकता ठीक नहीं है। पेड़ पौधों में जब आएंगे ना तो संगठन विघटन तो होता ही है, जो पदार्थ अवस्था का स्वभाव है वो यहाँ होता ही है। संगठन विघटन पेड़ पौधों में भी दिखाई देता है। पेड़ पौधे जब पूरी तरह से विघटित होते हैं तो लौट के पदार्थ अवस्था में बदल जाते हैं, वो पानी, हवा, मिट्टी में सब चले जाते हैं। इसका जो दूसरा स्वभाव दिखता है वो सारक मारक होने का स्वभाव दिखता है, जिसका मतलब है कि दूसरी प्राण अवस्था की इकाइयों के लिए या तो ये उसको पुष्ट करने वाली होती है, उसको पोषण करने वाली होती है, उसको नर्चर करने वाली होती है, या उसको मार देने वाली, उसको शुष्क कर देने वाली, उसको नुकसान पहुंचाने वाली होती है। जैसे गेहूं मानव शरीर के लिए सारक है,
आम मानव शरीर के लिए सारक है, धतूरा मारक है। धतूरे को खा लें तो शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ऐसी प्रकृति में देखेंगे तो कई सारी चीजें ऐसी दिखाई देगी जो मानव शरीर के लिए नुकसानदेह, बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई देगी जो मानव शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद। इंटरेस्टिंग बात ये दिखाई देती है कि जो मानव शरीर के लिए नुकसानदेह है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सभी पशु पक्षियों के लिए नुकसानदेह होगा। किसी दूसरे के लिए वो भोजन भी होता ही है, किसी दूसरे के लिए वो सारक होता ही है। तो धतूरा का पत्ता हो सकता है आदमी के लिए खराब हो, बकरी के लिए ठीक हो। तो पेड़ पौधों की जगह पर चूंकि पुष्टि होता रहता है, ग्रोथ होता रहता है और उसका स्वभाव सारक मारक होने का है, इसलिए भोजन की सारी आवश्यकता यहाँ से पूरी की जा सकती है। पदार्थ अवस्था में कुछ भी नया पैदा होते रहने का काम नहीं है। रोज रोज जो बना है उतना बना रहता है, उसमें आप जो थोड़े बहुत बदलाव कर लें एक चीज से दूसरी चीज में बदलने का, उतना कर सकते हैं। पेड़ पौधों में देखेंगे तो पुष्टि होने के कारण, ग्रोथ होने के कारण हर साल सैकड़ों कुंटल गेहूं हो सकता है, टनों आम हो सकता है, चावल हो सकता है, दाल हो सकता है। और उसका स्वभाव सारक मारक होने के आधार पर जो चीज हमारे लिए सारक है उसका हम भोजन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो हम भी प्रयोग कर सकते हैं, पशु पक्षी भी प्रयोग करते हैं। इस रूप में जो भोजन वाली सारी जरूरत है वो यहाँ प्राण अवस्था से पूरा होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पुष्टि भी मिलता है, हो रहा है उसमें पुष्टि, तो बार बार उसका उत्पादन हो रहा है, बार बार उसका प्रोडक्शन हो रहा है और उसमें से जो सारक चीजें हैं उसको हम अपने स्वास्थ्य के लिए प्रयोग करके स्वस्थ रहने का काम कर सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ भी संगठन विघटन का काम होता ही रहता है, इसलिए प्राण अवस्था की भी कोई इकाई हमेशा नहीं बनी रहने वाली है, उसकी एक निश्चित आयु होती है। हो सकता है शेर की आयु 20-30 वर्ष हो, हमको पता नहीं कितना है, गाय की 20-25 साल होती है, कुत्ते की 15-20 साल होती, कछुए की बताते 400 साल होती, हाथी की भी बताते हैं लंबी होती। बट आयु जितनी भी हो, एक निश्चित आयु के बाद संगठन विघटन की प्रक्रिया के तहत वो उसी साइकिल में लौट करके मिलने की गारंटी है। चूंकि पशुओं का शरीर और मानव का शरीर भी पेड़ पौधे की तरह ही है, प्राण अवस्था की ही एक इकाई है, इसलिए पशु पक्षी का शरीर भी, मनुष्य का शरीर भी और पेड़ पौधे की कोई भी रचना ये उस साइकिल में घूमती ही रहेगी कि कुछ दिन पैदा होगी, बड़ी होगी, बूढ़ी होगी, मर करके वापस पदार्थ अवस्था में मिल जाएगी। ये चक्र चलता ही रहेगा। इसमें हम प्राण अवस्था की भी किसी चीज को चाहेंगे कि वो हमेशा बना रहे, ये संभव नहीं। हमारे शरीर का रूप भी, हमारे शरीर का बल भी हम चाहें कि हमेशा वैसा बना रहे, समस्या का कारण बनेगा। इसीलिए रूप के आधार पर अगर आप आसक्त होकर के जी रहे हैं, बल के आधार पर आप आसक्त होकर जी रहे हैं, आज जो बहुत प्यारा लग रहा है आपको, कल प्यारा नहीं लगेगा। अगर रूप के आधार पर हम आपको अच्छे लग रहे हैं तो आज अच्छे लगेंगे, कल नहीं लगेंगे। बल के आधार पर अगर हम आपको अच्छे लग रहे हैं, आज अच्छे लगेंगे, कल अच्छे नहीं लगेंगे। रूप के आधार पर, बल के आधार पर ये जो देखने हम जाएंगे, शरीर के आधार पर, तो शरीर प्राण अवस्था की इकाई होने के कारण एक जैसी बनी नहीं रह सकती। उसमें आसक्ति रख के उसको एक जैसा बनाने का कोशिश करेंगे, कितना भी कोशिश कर लें, हाथ कुछ ज्यादा नहीं लगेगा। सर जैसे अभी पेड़ पौधों की बात करी थी, हमने किसी पेड़ को काट दिया, आप बता रहे हैं ठीक है वो ग्रो होगा, उसको थोड़ी दिक्कत लगेगी क्योंकि हम उसे काट चुके, ग्रो होने में दिक्कत लगेगी। लेकिन सर जो स्मॉल टाइप के पौधे होते हैं, जैसे मान लो बैंगन का पेड़ है, हमने उससे बैंगन आए, हमने यूज़ कर लिए, अब वो सूखने लगा, फिर हम उसे पूरा उगाड़ देते हैं जड़ से, तो वो चीज़
ठीक होती है, वही। वो तो एक दिन अपने आप खराब होगा। एग्जैक्टली सूखने की जगह पर जब पौधा आ गया इसका मतलब है वो वापस पदार्थ अवस्था में बदलने की तरफ चला गया। जब वो पदार्थ अवस्था में बदलने की तरफ चला गया है तब उसमें हम एक सहयोगी भूमिका निभा दे रहे हैं, वहां समस्या नहीं। लेकिन जब तक वो ग्रो कर रहा है और प्राण अवस्था में ही और पुष्ट और वृद्धि होने की जगह पर काम कर रहा है, तब उस बैगन के पौधे को उखाड़ के हटा दें तो वो उसके लिए समस्या है। जगदीश चंद्र बसु तो कुछ और कहते थे जी। देखना चाहिए क्या कहते हैं। मैं जितना पढ़ पाया हूँ उनको वो इतनी ही बात कह रहे हैं कि प्राण अवस्था की किसी कोशिका को अनुकूल रस रसायन देंगे तो वो पहचानने निर्वाह करने की क्रिया करके वृद्धि कर पाता है। प्रतिकूल रस रसायन की अगर देंगे तो वो मरेगा। मरने की क्रिया किसी की भी जो होगी पौधे की वो एक दूसरे तरह की होगी, वृद्धि करने की जो क्रिया होगी वो दूसरे तरह की होगी। तो मैं जितना उनके सारे प्रयोगों को पढ़ पाया हूँ और समझ पाया हूँ, ये दिखता है कि पोटेशियम साइनाइड जब हम डाल देते हैं, जहर है वो, किसी पौधे के ऊपर जब डालने का काम करते हैं तो उसकी कोशिकाएं मरना शुरू कर देती हैं। और वो जो कोशिकाओं के मरने की घटना है वो किस्कोग्राफ में पता चलता है। जो मशीन लगा रखे हैं उसको रीड करने के लिए, उसमें वो कोशिकाओं के मरने की घटना, मरने की क्रिया दिखाई देती। वो प्रयोग किसी भी तरह से ये नहीं कहता है कि उसमें मानने की क्रिया होती। देखिए ये जो प्राण है ना, प्राण नहीं है पेड़ पौधों में, ये बात हम नहीं कह रहे। मानने और जानने की क्रिया नहीं है उसमें, ये बात हम जरूर कहें। प्राण नहीं है ये तो हम कह ही नहीं रहे। एक बार प्राण तो है ही, मानने और जानने की क्रिया नहीं है ये बात कह रहे हैं। इनफैक्ट उस जगह से ये समझ में आता है कि भोजन की जरूरत प्राण अवस्था से पूरा होने की जरूरत है, उसको जीव अवस्था या ज्ञान अवस्था से पूरा करने जाए तो ठीक नहीं। तो आदमी को मार के खाएं चाहे जीवावस्था को मार के खाएं, चूंकि वहां पर मैं का होना है। जो सुखी होना चाहता है, जीना चाहता है या निरंतर सुखी होना चाहता है, इसलिए उसको मार के खाना ठीक है। वहां से भोजन की जरूरत को पूरा करना न्याय संगत नहीं, जबकि यहाँ प्राण अवस्था से भोजन की सारी जरूरत को पूरा किया जा सकता है। तो जीवावस्था में लौट के आएंगे ना तो ये दिखता है कि उनमें क्रूर या अक्रूर होने के रूप में स्वभाव दिखता है, जिसको सामान्य रूप से हम शाकाहारी या मांसाहारी कहते हैं। अगर उसको हम ठीक ठीक पहचान पाते हैं तो शाकाहारी जीवों का एक तरह से प्रयोग कर पाते हैं, मांसाहारी जीवों का दूसरी तरह से प्रयोग करते हैं या उनसे निश्चित अच्छी उचित दूरी बना के रखते हैं। तो ये स्वभाव का जितना जितना हम अध्ययन करते जाते हैं ना, उतना उतना उस इकाई के साथ हमको कैसे जीना है, उसका उपयोग सदुपयोग अपनी जिंदगी में कैसे करना है, वो हमको पता चलता है। तो अक्रूर इकाइयों को हम पालतू बना सकते हैं, घर में रख सकते हैं। क्रूर इकाइयां जितनी ज्यादा क्रूर हैं उससे उतना अच्छा उचित निश्चित दूरी बनाए रखने की जरूरत। प्राणावस्था के सारक मारक होने के आधार पर जो हमारे लिए सारक है उसको भोजन के रूप में प्रयोग कर लेने की जरूरत, जो मारक है उससे उचित दूरी बना के रखने की जरूरत। और यहाँ मनुष्य के साथ जब हम जीने जाते हैं तो धीरता के साथ, वीरता के साथ, उदारता के साथ, दया, कृपा, करुणा जैसे मूल्यों के साथ जीने की जरूरत दिखाई देती है, क्योंकि यही मानवीय स्वभाव है। हम परस्परता में एक दूसरे के साथ जीते हुए धीरता पूर्वक, वीरता पूर्वक, उदारता पूर्वक, दया, कृपा, करुणा जैसे भावों के साथ ही जीना चाहते हैं। वीरता में तो तलवारें चलेंगी। ये बहुत अच्छी बात है। वीरता का मतलब दूसरों की गर्दन उतार देना नहीं है। यहाँ समय कम है इसलिए बहुत एक्सटेंड नहीं कर रहे। धीरता का मतलब है खुद ठीक जीना। आप चाहे जैसा भी जिए, हम धैर्य पूर्वक ठीक जीते हैं, ये वीरता का मतलब। वीरता का मतलब है हम ठीक जीने के साथ साथ आपको भी ठीक जीने के लिए सारा प्रयास करते हैं, सहयोग करते हैं, ये वीरता है। वीरता का मतलब दूसरे को मार देना, दूसरे की गर्दन दबा देना नहीं है। ये जो हम ठीक जीने का काम करते हैं पहले खुद, फिर परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, कितनी भी प्रतिकूल हो,
परिस्थितियों और समस्याओं का रोना रोने के बदले कि ये भी बेकार है, वो भी बेकार है, ये सब कबाड़ हो गए हैं, मैं अकेले क्या क्या करूंगा, या ये चार लोग मिलके क्या क्या कर लेंगे, ये रोना रोने के बदले उस परिस्थिति में, उस अवसर में अनुकूलता ढूंढ सके, संभावना ढूंढ सके, रास्ता ढूंढ सके और उसके लिए काम कर सके, ताकि धीरे धीरे पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र और विश्व ठीक हो सके, उसके लिए प्रयास करने का नाम वीरता है। और उस प्रक्रिया में हम अपने मन को, अपने तन को, अपने धन को स्वेच्छा और प्रसन्नता के साथ लगाते हैं, इसका नाम उदारता है। तो उदारता का मतलब है धीरता और वीरता पूर्वक जीने के लिए हम स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से और प्रसन्नता से अपना मन लगाते हैं, अपना तन लगाते हैं, अपना धन लगाते हैं। इसी उदारता के साथ जीने में दया है कि किसी वस्तु की जरूरत है तो वस्तु प्रदान कर देते हैं, कृपा है कि वस्तु के साथ साथ आपको उसको प्रयोग करना भी नहीं आता हो, उसकी पात्रता भी नहीं हो आप में, तो पात्रता विकसित करने का काम भी करते हैं। वस्तु भी नहीं हो, पात्रता भी नहीं हो, आपकी जरूरत हो तो पात्रता भी विकसित करने का काम करते हैं, फिर वस्तु देने का भी काम करते हैं। वो सारी प्रक्रिया चलती है। जैसे आप समझना चाहते हैं, फिर मैं कुछ बता देता हूँ, ये दया है। अगला अभी समझने की प्रवृत्ति नहीं बनी है तो पहले उसका समझने का प्रवृत्ति विकसित कर सकें, ये कृपा। और करुणा का मतलब दोनों है, पहले समझने की प्रवृत्ति विकसित कर सकें, फिर समझने की वस्तु देने का भी काम कर सकें, ये करुणा की जगह दिखती है। इनफैक्ट करुणा की जगह से जीने से ना हमारा जीना अनकंडीशनल हो जाता है, बिना किसी शर्त के हो जाता है। अभी क्या है कि जाने अनजाने हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे शर्त लगा रखे, तुम मेरे साथ ऐसा जियोगे तब हम ऐसा जिएंगे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं जियोगे तो हम भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं जिएंगे। जाने अनजाने ये दसियों तरह की शर्त हमने अपनी जिंदगी में, अपने जीने में लगा रखा। तुम खाना बना के दोगे तो हम तुम्हारा ये करेंगे, नहीं दोगे तो नहीं करेंगे। टिट फॉर टैट, तुम झाड़ू मारोगे तो हम ये करेंगे, नहीं मारोगे तो नहीं करेंगे। तुम शाम को ये ला के दोगे तो ये करेंगे, नहीं दोगे तो नहीं करेंगे। तुम हमारे साथ ठीक से बात करोगे तो हम भी ठीक से बात करेंगे, नहीं करोगे तो नहीं करेंगे। तुम हमारा ध्यान रखोगे तो हम रखेंगे, तुम नहीं रखोगे तो हम भी नहीं रखेंगे। तुम धीरे आवाज में बात करोगे तो हम भी धीरे करेंगे, तुम जोर से बोलोगे तो हम जोर से बोलेंगे। अच्छा धीरे नहीं बोलो, तुम गाली दोगे तब हम खराब करेंगे, अच्छा तुम लड़ने आओगे तब खराब करेंगे। हमने दसियों, बीसियों, 50 शर्त लगा रखी है अपने विश्वास, सम्मान, स्नेह और प्रेम के भाव के ऊपर। जब जब वो शर्तें पूरी होती हैं हमारी, तब तब विश्वास, सम्मान, स्नेह कुछ दिखाई देता है। जैसे ही वो शर्त गायब हो जाती है, विश्वास, सम्मान, स्नेह भी गायब हो जाता है गले के सिर पे सिंह की तरह। हमको ये समझना जरूरी है। वही बेटा बहुत प्यारा लगता है, बहुत स्नेह उमड़ता हुआ दिखाई देता है, जब तक वो हमारा बात मान रहा। वही बेटा अगले दिन एक मन का कोर्स करना चाहे, आपको पसंद नहीं हो, वो अपने मन के किसी लड़के लड़की से शादी करना चाहे, आपको पसंद नहीं हो, देखिए सारा स्नेह कहाँ चला जाता है। तो ये दिखना जरूरी है कि शर्तों के आधार पर अगर हम अपने स्नेह को, अपने सम्मान को, अपने विश्वास को बना रखें, वो कभी भी टिकेगा नहीं लंबा, क्योंकि शर्त गायब हो गई तो वो भी गायब हो जाएगी। करुणा के भाव में जीने का मतलब है धीरे धीरे हमारा जीना अनकंडीशनल हो पाता है, बिना किसी शर्त के हो पाता है, क्योंकि हमको दिखता है कि मेरा मूल स्वभाव तो विश्वास, सम्मान, स्नेह और प्रेम के भाव के साथ जीना ही। हमको ये दिखता है कि दूसरा आदमी ठीक नहीं भी जी रहा है तो उसके साथ अपमान करना, उसके साथ क्रोध करना, उसके साथ विरोध करना कोई उपाय नहीं, बल्कि जितना सम्मान, स्नेह और प्रेम में हम बने रहते हैं, उतना क्रिएटिव ढंग से, उतना सकारात्मक ढंग से, उतना रचनात्मक ढंग से, उतना ज्यादा अच्छे तरीके से दूसरे को ठीक होने की तरफ ध्यान दिलाने का और सहयोग करने का काम हम कर पाते हैं।
जितना हमारे अंदर खुद ही अपमान आ जाता है, विरोध आ जाता है, क्रोध आ जाता है, घृणा आ जाती है, नफरत आ जाती है, उतना दूसरे के सुधार के नाम पर कहीं ना कहीं हम अपना क्रोध उतार रहे होते हैं, अपना नफरत उतार रहे होते हैं, हमारी घृणा पहुंच रही होती है। और अपमान, क्रोध, विरोध, घृणा जब दूसरे तक पहुंच रही है, दूसरा हमसे जुड़ाव महसूस नहीं करता है, बल्कि दूरी महसूस करता है। और उस दूरी के साथ अगला हमारी तरफ मुड़ने के लिए और सुनने के लिए भी तैयार नहीं होता है, समझना तो बहुत बाद की बात है। सर क्या गधे के सचमुच में उसके शरीर में होते हैं? वही बता रहा हूँ। तो अपने से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या सचमुच मैंने जो 10 शर्तों के ऊपर अपना सम्मान और स्नेह बना रखा है, क्या वास्तव में वो सम्मान और स्नेह है भी? जैसे आप गधे के सींग के लिए हमको पूछ रहे हैं ना कि सचमुच होता है, हम भी पलट के यही बात पूछ रहे हैं कि क्या सचमुच बेटा जब बात मानता है तो स्नेह और जब नहीं मानता है तो नहीं स्नेह? तो क्या जब बेटा बात मान रहा था तब भी वो सचमुच स्नेह था क्या? हम भी यही पूछना चाह रहे हैं आपसे। आगे बढ़ते थोड़ा अनुसंगीयता पर बात कर देते हैं। धारणा से ये पता चला कि उस इकाई के व्यवस्थित रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक क्वेश्चन, एक स्वभाव से हमको ये पता चला कि उस इकाई का उपयोग सदुपयोग हम अपनी जिंदगी में कैसे कर सकते हैं। अनुसंगीयता से ये पता चलेगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी अगर उस इकाई को हम बेहतर करते जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें। जैसे आपने बोला कि जीव अवस्था में मानना होता है, तो जैसे चींटी को देखे, मच्छर को देखे, तो उसमें मैं होता है कि नहीं होता? ये अच्छा प्रश्न है। सामान्य रूप से अगर ऑब्जर्व करने जाते हैं ना तो ये दिखाई देता है कि चींटी जैसी इकाइयां, मच्छर जैसी इकाइयों में कहाँ है मैं या नहीं, वो 3 चीजों से पता चलता है। मानने की क्रिया से पता चलता है कि मानने की क्रिया उसमें दिखती है कि नहीं। चींटी और मच्छर में नहीं दिखता है। उसको ट्रेन किया जा सकता है कि नहीं अपने हिसाब से, तो ये दिखता है कि इंस्ट्रक्शन दे करके ट्रेनिंग का काम नहीं किया जा सकता है। उससे भी पता चलता है कि वो नहीं है। एक तीसरी पहचान और होती है कि जिस शरीर को मैं चला रहा होता है ना, उसमें 2 चीजें होना जरूरी है। एक तो ब्रेन विकसित होना जरूरी है, क्योंकि मैं जो सारा इंटरेक्शन कर पाता है शरीर के साथ ना, वो ब्रेन के माध्यम से कर पाता है। तो अगर ब्रेन पूरी तरह से विकसित नहीं है तो मैं उसके साथ इंटरेक्ट करने का काम ही नहीं कर पाता। अभी भी मैं जो सारा शरीर को इंस्ट्रक्शन दे पाता है, अगर मैं हाथ उठा पा रहा हूँ, ये इंस्ट्रक्शन ब्रेन को जाता है, ब्रेन के माध्यम से वो शरीर में हाथ उठने का या गिरने का काम होता है। अगर मैं बोल पा रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन पहले ब्रेन को जाता है, फिर ब्रेन के थ्रू हमारे मुंह तक आके बोलने का काम हो रहा है। तो अगर ब्रेन पूरी तरह से विकसित नहीं है जिस शरीर में भी, उसको जीवन चला ही नहीं सकता है, उसको मैं चला ही नहीं सकता। दूसरा उसका पहचान ये है कि ये जो आयुर्वेद में 7 धातुओं की बात करते हैं, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, स्नायु, वेदे, शायद यही गिनते हैं, एक आगे पीछे होगा, वो बता पाएंगे ज्यादा अच्छे से। ये जो आयुर्वेद के सप्त धातु जिसको कहते हैं ना, ये 7 धातु जिस शरीर में उपलब्ध होते हैं, सामान्य रूप से उसी शरीर को ब्रेन, ये मेधक, ये जो है मैं या जीवन, वो चला पाता है। जिसमें वो 7 धातु उपलब्ध नहीं है, उसको जीवन या मैं नहीं चला सकता। तो अगर शरीर की जगह से भी पहचानने जाएंगे तो विकसित ब्रेन का होना और 7 धातुओं का उपलब्ध होना, ये पहचान है कि किसको मैं चला सकता, किसको नहीं चला सकता। और जहाँ मैं उपलब्ध नहीं है, वहाँ फिर उसका सारा जीना प्राण अवस्था की तरह पहचानने, निर्वाह करने के रूप में होता है। ठीक है, तो मतलब नहीं होता उनके ये अंदर। सब में तो होता है जी, लेकिन सबसे नीचे के जो वो है, जैसे किसमें कहना होता है? सांप में भी ऐसा कहते हैं, मैं शोध करके नहीं देखा हूँ, ऐसा कहते हैं कि कुछ में है कुछ में नहीं है। सर तो ये मैं नहीं होता, किसमें? इसमें चींटी या जो मच्छर बता रहे हैं जी, अगर देखिएगा तो सर, अगर आप उसको मारोगे तो वो उड़ेगा नहीं, या आप हवा चलाओगे वो उड़ेगा नहीं अपने शरीर में। एक पौधे को भी देखिएगा ना,
जिधर से प्रकाश मिलता है वो उस तरफ झुक जाता है, जिधर प्रकाश नहीं मिलता है वो उस तरफ नहीं झुकता। एक पौधे के जड़ को भी देखिएगा ना, नीचे जिधर पानी होता है उस तरफ वो बढ़ता है। की क्रिया को अगर देखने जाइएगा ना, वो तो स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है। अभी के साइंस में भी देखिएगा ना, कुछ एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में जो पहचानने का काम करते हैं, वो वस्तुतः पहचानने निर्वाह करने की क्रिया है, पहचानने निर्वाह करने की क्रिया है। और वो क्रिया तो पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था दोनों में, पदार्थ अवस्था में भी पहचानने निर्वाह करने की क्रिया है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो पानी बनाता है एक निश्चित ताप और दाब पर। हाइड्रोजन क्लोरीन के संपर्क में आता है तो HCl गैस बनती है एक निश्चित ताप और दाब पर। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी पहचान पाता है, हाइड्रोजन क्लोरीन को भी पहचान पाता है। एक समय पानी बनता है, एक समय HCl गैस बनती है। नहीं सर, अगर मान लीजिए कहीं आग जल रही है ना, वहाँ से मच्छर गुजर रहा है या चीटी, वो अपना भी देख के वहाँ से रास्ता मोड़ लेगा। मैं भी आप ही की बात कह रहा हूँ कि सूर्य प्रकाश जिस तरफ होता है पौधा उस तरफ झुक जाता है। आप दीवार के किनारे पौधे को देखिएगा, जिधर उसको सूर्य प्रकाश मिलेगा, जिधर जगह मिलेगी वो उस तरफ फैलेगा। जिधर से सूर्य प्रकाश नहीं मिलता है उधर विकलांग जैसा अधूरा पड़ा। कभी देखिएगा घर में जो पौधा हो जाता है ना, तो क्या चींटी वगैरह को दर्द नहीं होता, मच्छर को भी दर्द नहीं होता? वही दर्द का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? अगर उसको प्राण की जगह से देखेंगे तो प्राण तो है, चींटी में भी मच्छर में भी प्राण तो है। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि मैं है कि नहीं है, तो ऐसा लगता है कि नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि है तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता जी। हम ऐसे भी नहीं कह रहे कि कोई प्राण अवस्था की इकाई है तो हम उसको मारते घूमें, हम उसको काट दें, हम उसको खत्म कर दें। ये बात तो हम इन्हीं में नहीं कह रहे। उसमें जीने की मधुमक्खी है, तो बहुत अच्छा है उसमें। एक मिनट, जैसे मधुमक्खी है, उसकी फैमिली में राजा भी होता है, रानी भी होती है, वर्कर्स भी होते हैं, पूरा एक तो वो किस स्टेज में आता है? और मैं का क्या मतलब है? अब इन प्रश्नों के लिए पीछे के सेशंस जो छूट गए ना, उसको फिर से हमको रिपीट करना पड़ेगा। क्योंकि समय की मर्यादा है और आज मुझे कई चीजें और भी अभी आगे कवर करनी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा उसको रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। अभी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं का मतलब है जहाँ इच्छा की, विचार की, आशा की क्रिया हो रही है, जहाँ चित्रण की, विश्लेषण की, तुलन की, चयन आस्वादन की और आगे चल के देखेंगे समझने की क्रिया घटित होती है, उसका नाम यहाँ मैं है या जीवन है। उसका स्वरूप क्या है वो कभी आगे के किसी वर्कशॉप में समय होगा तो विस्तार कर देंगे। आज तो हम उसकी क्रियाओं पर थोड़ा और बारीकी से बात करना चाहते हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं इस प्रश्न को। एक प्रश्न जी, जैसे भोजन है वो पदार्थ अवस्था है, कुछ लोग रहते हैं जो भोजन के पहले मतलब प्रार्थना करके हाथ जोड़ के करते हैं, तो उसके पीछे क्या विज्ञान है? क्योंकि वो तो पदार्थ, उसको प्रभाव पड़ा है इसके कुछ। देखिए ये अच्छी बात है, मैं एक दो लाइन में इसको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, बहुत डिटेल नहीं करता हूँ। दो चीजें सामान्य रूप से उससे हो जाती है। एक, जिसके लिए भी आप उस तरह से श्रद्धा का भाव रखते हैं, कृतज्ञता का भाव रखते हैं, आप उसके साथ कभी खराब करने की नहीं सोच पाते। मैं उसका एक सिंपल उदाहरण दूंगा। नर्मदा किनारे जब हम लोग यात्रा कर रहे थे ना, गाँव में नर्मदा को कोई नर्मदा या नर्मदा जी नहीं बोलता, मैया बोलते। आपने अगर नर्मदा या नर्मदा जी बोल दिया तो आदमी पहले आपके सुधार करवाएगा कि मैया जी बोलो, बोलने नहीं देगा वो नर्मदा और नर्मदा जी, नदी तो दूर की बात। उसका फल क्या दिखाई देता है? उसका फल ये दिखाई देता है कि पूरे गांव से आप गुजर जाइए, एक आदमी आपको नर्मदा जी में गंदगी डालता हुआ नहीं दिखाई। वहीं दूसरे शहर में, किसी भी शहर से गुजर जाइए जहां उसको सब नर्मदा बोलते हैं या नदी बोलते हैं, ठीक, इतने कचरे दिखाई देंगे, इतने कचरे दिखाई देंगे कि आप उसका पानी पीने का हिम्मत नहीं कर सकते। हम पूरे रास्ते नर्मदा जी का पानी पिए, सिर्फ शहर को छोड़ के।
शहरों में एक दो जगह उतर के पानी भरने का भी कोशिश की, होशंगाबाद के सेठानी घाट का तो हमको आज भी याद है। 100 सीढ़ी नीचे उतरे थे पानी भरने के लिए, इतना कचरा पड़ा हुआ था नीचे कि बिना भरे ऊपर चले गए कि आगे जाके कहीं ले। वहीं 2 किलोमीटर आगे चलिए, वहां से पानी वापस। तो पहला फर्क तो ये पड़ता है कि उस निष्ठा और पवित्रता के साथ हम शुरू करते हैं ना, तो हम भोजन का दुरुपयोग नहीं करते और किसी भी तरह से उसको खराब करने में अपनी भूमिका या भागीदारी नहीं अदा। ऐसा प्रैक्टिकली दिखाई देता है। दूसरा जो अंतर दिखाई देता है ना, वो ये कि वो 30 सेकेंड और 1 मिनट का जो ब्रेक हमको मिल जाता है ना उस बीच में, उसमें अपने मन के शांत होने का, अपने भाव और विचार के शुद्ध और पवित्र होने का काम होता है। तो अपना भाव और विचार जितना शुद्ध और पवित्र होता है, उसके दोनों का, एक तो अपने जीवन की सुख शांति बढ़ती कि होना तो चाहिए 24 घंटा भाव शुद्ध और पवित्र, नहीं 24 घंटा कर रहे हैं तो कम से कम सुबह दोपहर शाम 3 टाइम तो कर ले। पूरे दिन भर ठीक जीना चाहिए, नहीं जी रहे 2 बार तो जी ले। तो पहला फर्क तो ये पड़ता है। दूसरा, जितने शांत मन से आप भोजन करेंगे, उस भोजन के उतना ठीक से आपके शरीर के लिए पाचक और सुग्राह्य होने की संभावना। जितना अपने मन को 20 जगह उलझा के और ध्यान को 25 जगह फंसा के आप भोजन करने जाएंगे, उतना आप ठीक से भोजन को कर भी नहीं पाएंगे। आप यहाँ की हेल्थ कैंप में आएंगे तो सबसे पहले ये बताते हैं कि शांत मन से चबा चबा के भोजन किया जाए। आप देखिए कि जब आप 30 सेकेंड 1 मिनट का वो पॉज लेके आराम के साथ भोजन करने जाते हैं, तब शांत मन से चबा चबा के कर पाते हैं, या 20 चीजों में मन और शरीर दोनों उलझा हो और मुंह में कुछ डाले जा रहे हो, तब शांत मन से चबा चबा के भोजन करते हैं। पर मैं और विस्तार नहीं करता हूँ समय की अपनी। इसमें मेडिकल कारण ये भी है मेडिकली कि जब हम शांत मन से भोजन करते हैं तो हमारा ध्यान भोजन पर होता है, तो जो रस हैं वो एग्जैक्टली पूरे रिलीज हो पाते हैं उसको पचाने वाले। एग्जैक्टली। अगर इधर उधर ध्यान होगा तो पूरे नहीं पचेगा नहीं खाना। एग्जैक्टली। इनफैक्ट दिखता है कि हार्मोन्स के सेक्रेशन का, रसों के सेक्रेशन का सीधा सीधा प्रभाव है हमारे जीवन की क्रिया से। हमारे भाव की, विचार की क्या स्थिति है, वो शांत है कि अशांत है, उद्विग्न है कि स्वभाव गति में है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारे हार्मोन्स का सेक्रेशन और रस रसायनों का सेक्रेशन कितना होगा। जो कृतज्ञता की बात कही ना भैया ने, वो मैं पहले पॉइंट में उसी बात को कहना चाह रहा था कि हमको इन सब जगहों से जो सहयोग मिलता है अपने बने रहने में, हवा से, मिट्टी से, पानी से, भोजन से जो सहयोग मिल रहा है ना, उस सहयोग को पहचानने के आधार पर दोनों बात होती है। उसके प्रति एक कृतज्ञता का भाव होता है। दूसरा, उस कृतज्ञता की पहचान के रूप में ये दिखता है कि हम खराब तो कुछ नहीं ही करते हैं उसके लिए, अच्छा कुछ कर सकते हैं तो उसको करने में भी योगदान देते हैं। योगदान। हम अनुसंज्ञता पर थोड़ी बात कर लेते हैं। बस 1 सेकंड में आपने बताया कि स्वभाव से पता लग रहा है कि हम उसका उपयोग सदुपयोग कैसे करते जी। हैं। इन दोनों से धर्म से ये पता चलता है कि उसकी अपनी व्यवस्था के बने रहने में हम कैसे सहयोग कर सकते हैं। तो किसी इकाई की व्यवस्था में बने रहने में हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, वो धर्म को समझने से पता चलता है। उसके स्वभाव या उसकी व्यवस्था में भागीदारी को पहचान करके उसका अपने लिए उपयोग सदुपयोग कैसे हो सकता है, ये पता चलता है। उसकी अनुसंज्ञता को देखने से पीढ़ी दर पीढ़ी वो कैसे बेहतर हो सकता है, उसको सोचा जा सकता है। जैसे पदार्थ अवस्था को देखेंगे ना, तो उसका परिणाम का मतलब है यहाँ उसका बनावट, उसका संरचना, वो किसी खास अणु परमाणुओं के जिस क्रम से जुड़ करके बना हुआ है उसको यहाँ परिणाम कह रहे हैं, बनावट कह रहे हैं, कंस्टिट्यूशन। कंस्टिट्यूशन। तो आप देखिएगा, सोना सोने की तरह तब तक बना रहता है जब तक उसकी बनावट में कोई बदलाव नहीं कर दिया जाए। लोहा लोहे की तरह तब तक बना रहता है जब तक उसकी बनावट में कोई बदलाव नहीं कर दिया जाए। तो यहाँ अगर आप चाहते हैं कि उसका गुण बदले, उसका क्वालिटी बदले, लोहा और मजबूत होकर के स्टील बन जाए,
तो उसकी बनावट में, उसकी संरचना में बदलाव करने की जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि वो वैसा ही बना रहे तो हर वो उपाय देना पड़ेगा कि उसकी संरचना या बनावट में बदलाव नहीं। लोहा अगर चाहते हैं कि लोहे की तरह बना रहे तो उस पर पेंट कर दीजिए, तो अब उसकी संरचना या बनावट में बदलाव की संभावना कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, ज्यादा लंबे समय तक प्रयोग हो पाए। तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी परंपरा बनी रहे, उसकी क्वालिटी दिनों दिन बेहतर हो सके, इसके लिए उसकी बनावट को बनाए रखना पड़ता है या बेहतर करना पड़ता है। जैसे बीजों की आते हैं पेड़ पौधों में देखेंगे तो वो बीज के हिसाब से चलते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि पेड़ पौधे की प्रजाति दिनों दिन बेहतर हो तो उसके बीज को दिनों दिन बेहतर करने की जरूरत है। तो आप अगर उत्तम प्रजाति के बीजों को चुन करके उसको लगाने का काम करेंगे, धीरे धीरे उसकी प्रजाति बेहतर हो जाएगी। आप उन बीजों को अच्छा करने की दृष्टि से अगर कुछ ट्रीटमेंट करने का सोच सकते हैं तो वो भी उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है। जैसे परंपरा में लोगों ने धान के सुगंध को बढ़ाने के लिए कई तरह से बीज के ट्रीटमेंट का उपाय ढूंढा है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाता हूँ क्योंकि वो मेरा अभी काम नहीं है। मुख्य बात ये कह रहा हूँ कि बीज जितना अच्छा चुनेंगे, उसको जितना बेहतर बनाएंगे, आगे पेड़ पौधों की प्रजाति, उसका वंश, उसकी परंपरा उतनी बेहतर होगी, उतनी बेहतर। जीएम भी चल गए अब तो। जी जीएम चल गए तो उसको खा के क्या हो रहा है वो भी दिखाई देता है, और उसकी बीज वृक्ष की परंपरा नहीं बनती है ये भी दिखाई देता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाई करके वो करना ठीक है कि नहीं, वो इस बात से नहीं पता चलता है कि जो बीज वृक्ष की परंपरा हजारों साल से चल रही है, वो भी उस बीज को लगा के जो पौधा आता है उसके बीज को आप दोबारा लगाइए, वही पौधा नहीं मिलता है, वही पौधा नहीं मिलता है। इससे पता चलता है कि जो हम जेनेटिकली मॉडिफाई करके चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी परंपरा नहीं बनती, वो प्राकृतिक नहीं है, वो टिकता नहीं है अस्तित्व। दुनिया की सरकारें तो उसी की तरफ जा रही हैं, देश और दुनिया। इसीलिए तो धरती कहाँ पहुँच रही है। हम सब वो कि समाज दिनों दिन अच्छा हो रहा है, जो कर रहे हैं उसका असर तो पता ही है हमसे। ग्लोबल वार्मिंग असर तो सबको पता है जी। नहीं सर, तो सरकार में तुझे एक सत्ता पक्ष है, एक प्रतिपक्ष है, पर लोग जो हम तीसरा पक्ष है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, या हम जन अपने को जनपक्ष मानते हैं, तो हमारा हमको तो भी पूरी तरह से जो है दोनों हर तरह से कुचला जा रहा है, हमारी बात को सुना ही नहीं जा रहा है। जो तीसरा पक्ष है दो बात जो हम कहीं नहीं है, हमको कुचला जा रहा है कि नहीं उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि कई चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, हमको भी पता है। लेकिन दो बात मैं जरूर कहूंगा, एक ये कि कुचलने का अधिकार हम ही दे रहे हैं, एक बात दूसरा कोई नहीं दे रहा। हम ही कुचलने का अधिकार दे रहे हैं, दूसरा कोई नहीं दे रहा, ये पहचानना जरूरी है। दूसरा, अभी भी इस देश में तो इतना नहीं हुआ है कि आप प्राकृतिक बीज को बनाना और बचाना चाहें तो सरकार जबरदस्ती करे कि नहीं तुम जेनेटिकली मॉडिफाइड ही लगाओ। इस देश में तो नहीं हुआ है अभी तक, इतना तो मैं बता सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकारें बड़ा अच्छा काम कर रही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनियां बड़ा अच्छा काम कर रही, मैं एक सिंपल बात कह रहा हूँ कि सिर्फ उन्हीं के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ेंगे या जो अपने हाथ में है कुछ वहां से ठीक करने से काम को शुरू करें। क्योंकि अपने हाथ की चीजों पर अगर काम करने से काम नहीं शुरू करेंगे ना तो वो कभी बदलाव नहीं होगा। ये समझना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। सर हम अपने खेत में यदि जो है खसखस का बीज बहुत अच्छा होता है जो खाने के लिए, लेकिन उस वक्त तो प्रतिबंध है ना। अपना दिमाग भी एक खसखस पे ही तो अटकता है। इसको बाद में करेंगे। वो जो 400 वैरायटी के पौधे जिसके लिए कोई मनाही नहीं है उसको लगाने में कोई रुचि नहीं। हम भी तो जाके उसी खसखस पे अटकते हैं, ये क्यों नहीं देख रहे हैं? और उससे जो बनने वाली अफीम है उसको रोकने का भी तो कोई प्लान हमारे पास होना चाहिए। देखिए, आप अगर खसखस का खेती सब जगह स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, इस योजना के साथ आते हैं तो मेरे हिसाब से जिम्मेदारी इस दूसरे भाग पे भी है कि अफीम का जो दुरुपयोग होता है नशा के रूप में,
उसको रोकने का क्या योजना है हमारे आपके पास, उसके साथ आने की जरूरत है। क्योंकि आप दूसरी विधि की समस्या तो बता रहे हैं कि बड़ा खसखस का सदुपयोग कर लेते और कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो उसका दुरुपयोग वाला भाग है उसको रोकने के लिए अगर एक योजना नहीं होगी हमारे पास तो कैसे बात आगे बढ़ेगी? वो भी तो लाना पड़ेगा साथ में ना, जिम्मेदारी से अगर सोचे तो। ऐसे ही जीवावस्था में देखिएगा ना, तो उसके वंश के ठीक होने के आधार पर वो पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छा होता है। तो उन्नत वंश को जितना हम बना करके बचा करके रखेंगे उतना उसकी पीढ़ी अच्छी होती चली जाएगी, चाहे गाय की हो, चाहे गधे की हो, चाहे कुत्ते की हो, चाहे घोड़े की हो। उत्तम प्रजाति के माता पिता को प्रयोग करके उससे संतान को पैदा करिए, वो धीरे धीरे वो प्रजाति आगे बढ़ जाएगी, विकसित। मनुष्य में देखिएगा ना, तो ये दिखता है कि मनुष्य का जो आचरण है, मनुष्य की जो परंपरा है, वो शरीर की परंपरा तो वंश के आधार पर चलती है कि माँ बाप का शरीर जैसा होता है बच्चे का शरीर भी वैसा होता है। लेकिन अगर मनुष्य के आचरण को देखने जाते हैं तो वो दिखता है कि वो सिर्फ शरीर से या माँ बाप से तय नहीं होता, वो तो उसके कुल शिक्षा संस्कार से तय होता है। जो शिक्षा संस्कार उसको माँ बाप से भी मिलता है, जो शिक्षा संस्कार उसको स्कूल कॉलेज से भी मिलता है, और जो शिक्षा संस्कार उसको समाज वातावरण संस्कृति सभ्यता से भी मिलता है। तो अगर आदमी की परंपरा बेहतर होनी है तो शिक्षा संस्कार को दिनों दिन बेहतर करने की जरूरत है। शिक्षा संस्कार में बदलाव का ये फल दिखता है कि पहले बच्चे अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे तो आज बोल लेते हैं। पहले माँ बाप इंजीनियर नहीं थे, आज इंजीनियर हो गए। पहले उनको डॉक्टरी नहीं आती होगी, MBBS की पढ़ाई आज हम कर लेते हैं। तो यहाँ शरीर वंश के हिसाब से होते हुए भी आचरण वंश के हिसाब से नहीं होता है। आचरण शिक्षा संस्कार पर निर्भर करता है। इसीलिए मनुष्य के लिए शिक्षा संस्कार महत्वपूर्ण है कि शिक्षा संस्कार पूर्वक अगर हर व्यक्ति में ज्ञान हो पाए, हर व्यक्ति में समझदारी हो पाए, हर व्यक्ति में राइट अंडरस्टैंडिंग हो पाए, तो उसके साथ वो संबंध में विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भाव से जी सकता है। विचार में समाधान को इंश्योर कर सकता है, व्यवहार में न्याय कर सकता है, सुविधा का उपयोग सदुपयोग ठीक कर सकता है, उसका उत्पादन भी ठीक ढंग से कर सकता है। ये साइकिल चल सकता है अगर शिक्षा संस्कार पर फोकस किया जाए तो। और शिक्षा संस्कार का ये तीनों जगह है। स्कूल कॉलेज उसका आज के दिन सबसे मुख्य जगह है, परिवार उसका शुरुआती दिनों में सबसे मुख्य जगह है, बाद के दिनों में ये पूरा समाज का संस्कृति सभ्यता, मीडिया, टेलीविजन, एडवर्टीजमेंट, नेता क्या कर रहे, अभिनेता क्या कर रहे, वो शिक्षा संस्कार की मुख्य जगह हो जाती है। आज का दिन अगर देखते हैं ठीक तो तीनों के होने की जरूरत है, लेकिन अगर किसी एक जगह से शुरू करना हो तो ऐसा लगता है कि स्कूल कॉलेज से अगर शुरू करें तो दोनों तरफ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। वो आगे अगली पीढ़ी के रूप में बेहतर माँ बाप बन सकते हैं। स्कूल कॉलेजेस में अगर काम करें तो 15 साल बाद, 20 साल बाद वो बेहतर माँ बाप बन सकते हैं। और धीरे धीरे फिर समाज की संस्कृति सभ्यता में भी जो लोग आज एक्टिव हैं 25 साल में, 30 साल में वो सारे लोग बदल जाते हैं। समाज के सभी महत्वपूर्ण जगहों पर जो लोग आज दिखाई दे रहे हैं 25 साल बाद वो सारे ही बदल जाने वाले हैं और नई पीढ़ी में से ही कोई ना कोई वहाँ खड़ा होने वाला है। तो अगर शिक्षा संस्कार की उस प्रक्रिया को हम ठीक करने का काम कर देते हैं तो 1 से 2 पीढ़ी में समाज की संस्कृति सभ्यता भी ठीक हो सकती है और परिवार के अंदर जो माँ बाप से बच्चे को ठीक संस्कार मिलने का काम होना चाहिए वो भी ठीक हो सकता है और वो चक्र सीधे की तरफ चल सकता है। आज जो ये चक्र उल्टे की तरफ चल रहा है और हम दिनों दिन उसमें धंसते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं, उसकी जगह वो चक्र सीधे की तरफ चल सकता है। इसके साथ जो एक सामान्य बात और कहने की ना वो ये कि हर अवस्था को देखेंगे ना तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पिछली अवस्था पर निर्भर है। तो पदार्थ अवस्था की चीजों को देखेंगे ना तो वो अपने आप रह सकता है, नीचे वाला कोई नहीं चाहिए उसे। तो चांद पर देखिएगा तो पदार्थ अवस्था है, बाकी कोई नहीं। पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था हो सकती है
उसके लिए उसको जीवावस्था या आदमी की जरूरत नहीं। पहली 3 अवस्थाएं भी आदमी के बिना हो सकती हैं किसी जंगल में, उल्टा नहीं हो सकता है। प्राण अवस्था पदार्थ अवस्था के बिना हो जाए ये संभव नहीं है, क्योंकि प्राण अवस्था की सारी जरूरतें पदार्थ अवस्था से पूरी हैं। जीव अवस्था हो जाए प्राण अवस्था और पदार्थ अवस्था के बिना वो संभव नहीं है, क्योंकि जीवावस्था की सारी जरूरतें यहाँ से पूरी हैं। इसी तरह से मानव हो जाए इन 3 अवस्थाओं के पहले ये संभव नहीं है, क्योंकि मानव की जरूरत इन तीनों से पूरी होती है। अच्छी बात यह है कि अस्तित्व में धरती पर देखने जाएंगे ना, पदार्थ अवस्था सबसे अधिक है, इसलिए आराम से अपने से कम वाली प्राणावस्था की जरूरत को पूरा कर सकता है। पदार्थ अवस्था और प्राणावस्था बहुत अधिक है जीवावस्था की तुलना में, इसलिए आराम से जीवावस्था की सारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। इसी तरह से पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था और जीवावस्था बहुत अधिक है आदमी की तुलना में, इसलिए आदमी की सारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं अगर समझपूर्वक देखने के काम को करेंगे। अगर समझपूर्वक सुविधा की आवश्यकता को नहीं पहचान के तुलना की मानसिकता में उलझ गए, उसको सम्मान और पहचान से जोड़ दिए, उससे भोग करके सुखी होने की, संवेदना से सुखी होने की मानसिकता को जोड़ दिए, तो सुविधाएं तो कम कर ही जाएंगी। लेकिन अगर क्रम देखेंगे तो प्रकृति में अभाव नहीं है, क्योंकि आदमी की जरूरतें जहां से पूरी होनी है, जीव अवस्था से, प्राण अवस्था से, पदार्थ अवस्था से, वो आदमी की तुलना में बहुत अधिक है। इसलिए हर व्यक्ति के जरूरत पूरा होने का प्रावधान है, अस्तित्व में अभाव नहीं है। हमने अपने जीने के डिजाइन में अभाव बना लिया हो, ये अलग बात है। तो आज भी अगर कोई आदमी भूखा मर रहा है कहीं, तो इसलिए भूखा नहीं मर रहा है कि उत्पादन कम हो रहा है, भूखा इसलिए मर रहा है कि उस उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा हम जैसा कोई आदमी रख ले रहा है, इसलिए उसको नहीं मिल रहा। प्रकृति में उत्पादन का अभाव नहीं है, हमारे आपके बनाए हुए सिस्टम के डिजाइन की प्रॉब्लम है कि उसका बड़ा हिस्सा कहीं और चला जा रहा है, दूसरे को खाने को नहीं मिल रहा। और आखिरी बात हमको ये कहनी कि अगर इसमें असंतुलन पैदा होने का काम कभी भी होगा तो आदमी सबसे पहले खत्म होगा, क्योंकि आदमी इन तीनों पर निर्भर है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पदार्थ अवस्था, ये सब हमारे बिना रह सकते हैं, हम इनके बिना नहीं रह सकते। इसलिए अगर वातावरण में असंतुलन पैदा करेंगे, धरती में असंतुलन पैदा करेंगे, तो खत्म होने वाले भी सबसे पहले हम ही होंगे। तो असंतुलन का कारण भी इस धरती में कोई दूसरा नहीं। पदार्थ अवस्था असंतुलन पैदा नहीं कर रही, प्राण अवस्था असंतुलन पैदा नहीं कर रही, जीवावस्था असंतुलन पैदा नहीं कर रही। असंतुलन पैदा करने वाला भी आदमी ही है, और आदमी में भी गलत शिक्षा संस्कार से गुजरा हुआ नासमझ आदमी है जो समस्या पैदा कर रहा है। समाधान भी इतना ही है कि सही शिक्षा संस्कार से गुजर के समझदार और जिम्मेदार आदमी बन जाए, तो ये पूरी प्रक्रिया ठीक चल सकती है। विचार किया जाए इस पर। कोई प्रश्न होगा तो हम अगले सेशन में उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे। लौट के अस्तित्व की व्यवस्था में और उसके साथ जीवन क्रियाओं पर हम थोड़ा अगले सेशन में बात करना चाह रहे हैं कि मैं के स्वरूप को हम कैसे देख सकते हैं, उसको कैसे और व्यवस्थित करने का काम कर सकते हैं, उस पर थोड़ा हम बात करेंगे। 11:20 में हम लौट के मिलते। नमस्ते।